हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी सेकंड ईयर सेकंड पेपर का ये कंप्लीट मैराथन वीडियो है जिसमें सेकंड पेपर कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी यूनिट्स की बात करेंगे, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है उस बारे में बात करेंगे, कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, डिटेल में सारा कुछ बात करने वाले हैं। कंप्लीट पेपर कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो वीडियो को 2x स्पीड करके देखें और जिनकी तैयारी कम है तो वो 1.5x पे 1.75x पे इस तरह से स्पीड बढ़ा करके देखें। 3-4 बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। कंप्लीट हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट्स के माध्यम से इसमें हमने समावेशित कर दिया है। और अगर आपकी एग्जाम तैयारी में थोड़ी भी हेल्प इस वीडियो से होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपकी आगे आने वाली एग्जाम्स में भी हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इकाई फर्स्ट विद्यालय की संकल्पना, जो कि आपका 10 नंबर का यूनिट है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कम से कम समय में हम डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यालय की आवश्यकता के बारे में। विद्यालय की आवश्यकता में देखिए छात्रों की दृष्टिकोण से, इसमें देखिए छात्रों के दृष्टिकोण से कि आज युवाओं को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक रूप से विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों की दृष्टि से समुचित विकास किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से छात्रों का विकास करता है। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां छात्रों के विकास के लिए ही आयोजित की जाती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अभिभावकों के दृष्टिकोण से कि अभिभावकों का दृष्टिकोण क्या है विद्यालय के प्रति। प्रत्येक अभिभावक विद्यालय से यह अपेक्षा रखता है कि उसका बालक उसकी आयु के अनुसार विकास करे। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अभिभावकों के सम्मुख यह धर्म संकट है कि उनका बालक अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ हो। यही भावना उन्हें श्रेष्ठ विद्यालय का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण से विद्यालयों की आवश्यकता स्पष्ट करती है। सरल बिंदु हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिनको आप एक बार पढ़ते ही आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि अभिभावकों की दृष्टि से क्या है, विद्यालय छात्रों के दृष्टिकोण से क्या आवश्यकता है। और अब हम बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से क्या विद्यालय की आवश्यकता क्यों है। विद्यालय एवं समाज के वातावरण में अंतर नहीं होना चाहिए। विद्यालय में वे गतिविधियां आयोजित करवाई जानी चाहिए जिनसे समाज की आवश्यकता के अनुरूप बालक तैयार हो सके और समाज सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से स्वस्थ समाज का निर्माण करते हुए विद्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो उपयुक्त गुणों से संपन्न होकर के इसी प्रकार समाज में बहुत सारी कुरीतियां जो है उनको हटाए, कुपरंपराएं आदि विद्यमान है उनको हटाने का काम करें। इसके बाद में अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। हमारे समक्ष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण हैं। यथा सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान 1957 में पृथ्वी के कक्ष में भेजा तो अमेरिका में तहलका मच गया कि वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए शिक्षाविदों को आग्रह किया कि विद्यालयों को सुधारो ताकि हम विश्व प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकें। और विकसित देश इसलिए आगे बढ़े हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए परिश्रमी, योग्य व अप्रतिम नागरिक तैयार किए हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब वहाँ की उन्नत प्रकार के विद्यालयों की स्थापना हो सके। और अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी विद्यालयों की महती आवश्यकता है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति का उद्देश्य क्या है। प्रबंधन समिति का प्रश्न भी कई बार आया है तो आपको ध्यान रखना है। पहला उद्देश्य है दिन प्रतिदिन जो सरकारी स्कूलों की स्थिति चौपट होती जा रही है, उसकी उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है, उसको सुधारना। दूसरा उद्देश्य है बच्चों को विद्यालय से पलायन करने से रोकना। विद्यालय जो बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं दूसरे विद्यालय में या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको विद्यालय से पलायन करने से रोकना। और तीसरा उद्देश्य है नामांकन वृद्धि करना व ठहराव सुनिश्चित करना। चौथा उद्देश्य है स्कूल समुदाय संबंध सुधार हेतु सक्रिय प्रयास सुनिश्चित करना। पांचवा उद्देश्य है सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण जानकारियों के न देने की इच्छा या औपचारिकता पूर्ण करना। छठा उद्देश्य है राज्य सरकार व शिक्षक संगठनों की भूमिका सुनिश्चित करना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जनश्री बीमा योजना के बारे में। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, इसमें देखिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना या जनश्री बीमा योजना आप इसे कह सकते हैं। इसका शुभारंभ कब हुआ? 14 अगस्त 2006 को शुभारंभ किया गया। और इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले जो जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार हैं उनको बीमा लाभ के साथ साथ परिवार आश्रित 2 पुत्र पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत होने की स्थिति में 300 रुपये त्रैमासिक की दर से वार्षिक 1200 रुपये यानी कि महीने के 100 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके बाद में नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा NMMS शीर्षक से योजना 2008 से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कक्षा 8 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जिनके अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो
छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 1.5 लाख से अगर वार्षिक आय कम है तो फिर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसे में यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की निर्धारित मानदंड पूरे करने पर कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर दी जाएगी। इस योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग दर को रोक करके उन्हें कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करना है। राज्य में इनकी कुल 5,471 छात्रवृत्ति स्वीकृत है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं गार्गी पुरस्कार योजना के बारे में। गार्गी पुरस्कार योजना का शुभारंभ 1998 को बालिकाओं के लिए किया गया। इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा में 75% अथवा 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में 3,000, कक्षा 11वीं में और 12वीं के लिए अध्ययनरत प्रथम और द्वितीय किस्त के दौरान 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और यहाँ पर ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना भी एक योजना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को विद्यालय से उनके निवास स्थान तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अगर अधिक है तब उपलब्ध करवाई जाएगी तथा उसके लिए न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना अनिवार्य है। तो इस तरह से ये योजना है। इसके बाद में अगली योजना है शिक्षक हेतु संचालित हितकारी निधि योजना। राजस्थान शिक्षा विभाग प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा शिक्षकों के कल्याण हेतु हितकारी निधि योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में सेवा में रहते हुए शिक्षा विभाग के किसी भी वर्ग के कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके आश्रितों को सहायता एवं अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अशक्त एवं असमर्थ होने तथा वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर कर्मचारियों की सहायता हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। तो इस तरह से इस योजना के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं विद्यालय के महत्व के बारे में। शिक्षा समाज की कड़ी है। स्वस्थ समाज का निर्माण विद्यालयों में ही होता है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हुआ है तो वहाँ शिक्षा तथा विद्यालयों का अभाव ही इसका कारण रहा है। विद्यालय का महत्व में आप अपने मन से भी बिंदु लिख पाएंगे, बट जरूरी है कि मेन पॉइंट्स को आप जान लें ताकि एग्जाम में कॉपी में आपको लिखने में आसानी रहे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न अगर आपके आता है तो उस तरह से आपको लिखना है। पहला बिंदु उसमें डालना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है विद्यालय। तो सम्यक व्यक्तित्व में व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास भावनात्मक विकास सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी में इन दोनों में से एक भी पक्ष कमजोर है तो उनमें व्यक्तित्व विकास का अभाव ही कहा जाएगा। पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के माध्यम से जहाँ एक और बालक के मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के माध्यम से बालक के उनके अन्य प्रकार के विकास का प्रयास किया जाता है। दोनों का समन्वय करके सम्यक व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इस तरह से व्यक्तित्व विकास में आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बिंदु है उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए प्राय हर बालक अभिभावक का सपना होता है कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बालक प्रशासनिक व्यावसायिक तथा प्राविधिक पाठ्यक्रमों में जाना चाहता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार विद्यालय से ही है। तीसरा बिंदु है रोजगार की तैयारी। रोजगार प्राप्त करने के लिए विद्यालयों का काफ़ी महत्व है। प्राय यह देखा गया है कि विद्यालयों में शिक्षा के पश्चात बालक किसी न किसी रोजगार में जाना चाहता है। जीविकोपार्जन शिक्षा का लक्ष्य भी है। रोजगार की तैयारी छात्र विद्यालय स्तर पर ही कर देते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर टीचर बनना है। इस तरह से रोजगार की तैयारी वो छोटी क्लासों से ही शुरू कर देते हैं। सामाजिक गुणों का विकास चौथा बिंदु देखिए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इसमें बहुत से सामाजिक गुणों का विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है। समानता, सहयोग, सहनशीलता, शालीनता, सामंजस्य, उत्तरदायित्व, पालन, नैतिकता, ईमानदारी आदि गुणों के विकास में विद्यालय की महती भूमिका रही। इन गुणों से युक्त व्यक्ति ही सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सभ्य समाज के निर्माण के लिए सामाजिक गुणों में परिपूर्ण बालक के निर्माण में विद्यालय का काफ़ी महत्व है। पांचवा बिंदु है सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु। इसमें देखिए भावी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों का कार्य ज्ञान व संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके विभिन्न क्षेत्रों के लिए सृजनशील नेतृत्व को विकसित करना तथा समानता, स्वायत्ता और न्याय पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना भी विद्यालय का उत्तरदायित्व है। इस तरह से इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। आसान भाषा यूज करी गई है सारे बिंदुओं में, जिनको आप एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ऐसे आसान बिंदुओं में, जिनमें देखिए दोस्तों आप सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु इस तरह से पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि अगर ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में तो फिर आपको इस पॉइंट में कुछ जो बिंदु लिखने हैं वो आप अपने मन से भी लिख पाएंगे कि सामाजिक परिवर्तन है अभिभावकों की दृष्टि से, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है महत्वपूर्ण। विद्यालय के संचालन में विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या भूमिका है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल
शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया। विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार अब विद्यालय की मुख्य गतिविधियों के संचालन हेतु गठित की जाने वाली समिति की कार्यकारिणी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बालकों के माता पिता होंगे। विद्यालय के विकास से संबंधित सभी निर्णय गठित समिति द्वारा किए जाएंगे। इससे समाज के स्वामित्व वाली अवधारणा का विकास होगा और अभिभावकों को ऐसा लगेगा कि बच्चों के प्रति सही काम हो रहा है। अगर उन्हें लगेगा कि बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो रही है तो वो सुझाव दे सकेंगे कि आप इस तरह से करिए, या कुछ कमी उन्हें लग रही है तो उसको ठीक करने का वो सुझाव दे पाएंगे और सही यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य है सामान्य जनता को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय माता पिता अभिभावक एवं संरक्षक के कर्तव्यों की जानकारी देना। दूसरा कार्य है विद्यालय में अध्यापकों एवं बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं बालक की शिक्षा में की गई प्रगति की जानकारी हेतु बैठकें लगाना और अगर कुछ कमी रही है तो उसके सुधार के लिए प्रयास करना है और उसके सुधार के लिए रणनीति बनाना कि सभी बच्चे रुक करके वहाँ पर भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके भोजन की क्वालिटी क्या है वो सब कुछ चेक करना। चौथा बिंदु है विद्यालय की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना। पांचवा बिंदु है समय समय पर विद्यालय के बालकों के स्वास्थ्य की जांच करवाना। और छठा बिंदु है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, विद्यार्थियों की पोशाक समय पर उपलब्ध करवाना। ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, कार्य जो कि विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किए जाते हैं। अगला बिंदु है विद्यालय की कोई भी समिति है या विद्यालय से जुड़ा कोई भी काम है तो उसमें साधारण सभा में सदस्य कौन कौन से रहेंगे। तो संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या फिर उनके संरक्षक। साथ में रहेंगे संबंधित विद्यालय के सभी शिक्षक और प्रबोधक। इसी के साथ में आ सकते हैं संबंधित क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच आदि भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये सदस्य निम्नानुसार इनके रहते हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यों के बारे में। पहला बिंदु है विद्यालय के परिचालन व्यय मद में अंतर होने पर संरक्षकों, सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्रदान करने हेतु कार्य करने की समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श करके और निर्णय लेने का। दूसरा कार्य क्या है विद्यालय विकास हेतु आवश्यक विकास राशि को इकट्ठा करने पर विचार विमर्श एवं निर्णय लेने का। तो ये कुछ है कि विद्यालय में बजट किस प्रकार से काम हो रहा है, तो उसके लिए ये साधारण सभा बनाई जाती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति की। अगर परिभाषा के रूप में पूछता है क्या होती है, ऐसा प्रश्न आता है, तो उसमें आपको लिखना है कि विद्यालय के कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी। इसमें से न्यूनतम 3/4 यानी कि 11 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होंगे तथा 4 सदस्य मनोनीत होंगे, जैसे वार्ड पंच, सरपंच या नगरपालिका अध्यक्ष वगैरह वो वहाँ पर होंगे। और कार्यकारिणी सदस्यों में 50% महिलाएं, अर्थात कम से कम 7 महिलाएं अवश्य रूप से होगी, ताकि बच्चों को देखिए ज़्यादातर बच्चे पिता की बजाय माता के साथ में अपने सारे विचार साझा करते हैं, जैसे अपन विद्यालय में क्या पढ़ा, विद्यालय में क्या सीखा, वो सब कुछ मम्मी को ज़्यादा बताते हैं। तो वहाँ पर महिलाओं को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। 7 महिलाएं कम से कम होनी चाहिए, 50% महिलाएं वहाँ पर होगी तो फिर सभा यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो ये विद्यालय प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं एक अच्छे विद्यालय की संकल्पना के बारे में। सामान्यतः विद्यालय वह संस्था है जो अध्यापकों के निर्देशन में छात्रों को शिक्षित करने के लिए अभिकल्पित की जाती है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार विद्यालय वह संस्था या भवन है जिसका प्रयोग छात्रों को शिक्षित करने, अनुदेशन देने तथा अधिगम के लिए किया जाता है। कोई विद्यालय तभी अच्छा विद्यालय कहलाएगा जब उसके मानवीय, भौतिक, वित्तीय व प्रशासनिक संसाधन ठीक हों। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत प्रबंधन समिति अध्यक्ष, अध्यापक, अभिभावक, समिति के अध्यक्ष, अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आदि आते हैं। एक अच्छे विद्यालय के लिए इसका कुशल, प्रशिक्षित, दक्ष एवं समर्पित होना आवश्यक है। जो भी शिक्षक वहाँ पर है उनका कुशल, प्रशिक्षित और दक्ष होना आवश्यक है और विद्यालय के प्रति समर्पित भी। जो काम आज का है उसको आज ही खत्म करने का, सिलेबस टाइम पर कवर करवाने का और बच्चों को अच्छी तरह से समझाने का, वो सब कुछ होना चाहिए। दक्ष होना चाहिए पाठ्यक्रम को लेकर के और विद्यालय के प्रति समर्पित भी होना चाहिए। प्राय यह देखा गया है कि मानवीय संसाधनों के सुप्रशिक्षित एवं कुशल होने पर ही देश का विकास संभव हो सकता है। तो इस तरह से देखिए हमने 10 नंबर का यूनिट बहुत कम समय में डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड का नाम है विद्यालय संचालन व्यवस्था। ये यूनिट भी आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे आरटी के बारे में और साथ ही दोस्तों आपके जो एनसीईआरटी के बारे में कुछ बिंदु है, एमएचआरडी जो आपका मंत्रालय है उसके बारे में कुछ बिंदु है और कार्यकारिणी समिति के बारे में बिंदु है। शिक्षा के उन्नयन हेतु क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है
तो उनके बारे में बात करी गई है। मतलब कि फर्स्ट यूनिट में हमने कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करी थी, तो उसी से रिलेटेड ये यूनिट है। उससे आपका इस यूनिट को क्लियर करने में आसानी रहेगी और कम समय में ही आप इस यूनिट को आसानी से कवर कर पाओगे। यानी कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरटीई 2009 के बारे में, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। समय समय पर विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों ने शिक्षा की महत्ता को विविध तरीके से रेखांकित करने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक क्रम में बढ़ते हुए एक अधिकार के रूप में शिक्षा की अवधारणा का विकास हुआ है, जिसकी परिणति हम भारतीय संदर्भ में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के रूप में देख सकते हैं, जिसे 1 अप्रैल 2010 से द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से लागू कर दिया गया है। लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। और नाम क्या रखा? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हुए चलना है। ऑप्शनल प्रश्न भी इन्हीं में से छपेंगे, तो वहाँ पर पॉइंट्स आपको देखने होंगे। अब ऑप्शनल प्रश्न में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी तुक्का लगा दोगे, कन्फर्म आप आंसर लिखेंगे 100% सही, आप ऑप्शन टिक करेंगे तभी आपका आंसर वहाँ पर सही होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आरटी 2009 के मुख्य प्रावधानों का प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंतर्गत 7 अध्याय और 38 धाराओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं निम्न प्रकार हैं। पहली धारा क्या है? भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और दूसरी धारा है, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8वीं तक खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को ना तो रोका जाएगा और ना ही निकाला जाएगा। रोकने का मतलब है कि फेल नहीं कर सकते 8वीं तक। और यहाँ पर बोर्ड परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरी धारा है, ऐसा बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया या पाई है, तब उसे उसकी उम्र के अनुसार उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। चौथी धारा है, प्रत्येक बालक बालिका का प्रवेश उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा। पांचवी धारा है, किसी भी बालक बालिका को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। पिटाई नहीं कर सकते आप, डांट फटकार भी नहीं कर सकते, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। इसके बाद में अगली बात करते हैं NCFTE 2009 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के बारे में। यह शिक्षक शिक्षा के लिए एक ढांचा है जो भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए एक दृष्टि प्रदान करता है। आजीवन सीखने, चिंतनशील अभ्यास और व्यावसायिक विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसके साथ ही विविध और समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को तैयार करने में शिक्षक शिक्षा के महत्व पर बल देता है। तो ये कुछ बिंदु आपको NCFTE 2009 की परिभाषा के रूप में ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बिंदु मेंशन किए गए हैं वो शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर आप इन्हें मान सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या है? शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम शिक्षकों में भावनात्मक और सामाजिक संवेदनाएं विकसित करने चाहिए। दूसरा बिंदु है, शिक्षक शिक्षा को शिक्षकों के पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए, न कि उन्हें जैसा दिया गया है उसे बिना बहस के स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा बिंदु है, इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षक बालकों की चिंता करे, उनके साथ में रहने के आनंद का अनुभव करे, ज्ञान की तलाश करने तथा समाज के प्रति अपना दायित्व अनुभव करे, अच्छे समाज का निर्माण हेतु प्रयासरत रहे और बालकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने रहें। तो ये कुछ बिंदु आपको NCFTE 2009 के बारे में ध्यान रखना है। और हिंदी में अगर आपको इसका नाम जानना है तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षक शिक्षा 2009, ये इसका हिंदी में नाम है। इंग्लिश में मैंने आपको नाम अभी बता ही दिया है। इसके द्वारा विद्यालय की संरचना एवं संचालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्तमान शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का इसकी विद्यालय स्तर पर क्रियान्विति व्यावसायिक तैयारी के लिए शिक्षक शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक है। इससे विद्यालय के वास्तविक वातावरण से जुड़ाव करके विद्यालय के शिक्षण अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने। और अब हम बात करते हैं MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 के 114वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था, जो 2 विभागों के माध्यमों से कार्य करता है। पहला है स्कूल शिक्षा का साक्षरता विभाग और दूसरा है उच्चतर शिक्षा विभाग। 2 विभाग आपको ध्यान रखने। और इसके बाद में बात करते हैं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी है, जिसका लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं युवाओं में बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके लिए नियमित रूप से विभिन्न नई योजनाएं प्रारंभ की जाती है।
तो ये कुछ बिंदु MHRD में ध्यान रखना है, और इसके बारे में काफ़ी बिंदु हमने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस कर लिए हैं, और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम बात करेंगे, अलग अलग यूनिट्स में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में, यानी कि NCERT के बारे में। इसमें देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली एक स्वायत्त संगठन है जिसे 9 सितंबर 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण एवं उसके क्रियान्वयन में परामर्श देती है। इस संस्था की आर्थिक व्यवस्था का जो व्यवस्था करनी होती है, उसका दायित्व केंद्र सरकार का है। सारी व्यवस्था केंद्र सरकार संभालती है। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। और अब इसके कार्यों की हम बात करते हैं। कार्यों में देखिए, पहला कार्य है विद्यालय शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, शोध प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित करके संगठित करने का काम है पहला इसका। दूसरा काम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं को बनाने में सहायता करना। तीसरा काम है केंद्रीय मंत्रालय का राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना। इसके बाद में आगे बात करते हैं राज्य की शिक्षा व्यवस्था SIERT के बारे में। स्टेट की हम बात करेंगे, राज्य की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। राजस्थान राज्य में विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक समुन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मेहरोत्रा समिति की अनुशंसानुसार पूर्व में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों को समन्वित करके दिनांक 11 नवंबर 1928 को उदयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। संस्थान में ऑडिटोरियम, वृहद पुस्तकालय, वीडियो लैब, कंप्यूटर लैब और कला संदर्भ कक्ष, विज्ञान संबंधित समस्त प्रयोगशालाएं, छात्रावास, हॉस्टल एवं कार्यशाला आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके मुख्य कार्यों की हम बात करते हैं। पहला कार्य है इसका शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अभिनव कार्यक्रम आयोजित करके नवीनतम नवाचारों से अवगत करवाना। दूसरा कार्य है राज्य की विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु नीतियां एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। तीसरा उद्देश्य क्या है इसका, तीसरा कार्य क्या है, शिक्षकों एवं विद्यालयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज प्रवृत्ति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान सेमिनार, विज्ञान एवं जनसंख्या प्रदर्शनी, जीवन कौशल विकास मेला, विज्ञान शिक्षण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराना। तो इस तरह से तीसरा कार्य आपको ध्यान रखना है। और चौथा कार्य है प्रारंभिक स्तर पर BSTC शिक्षाक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक लेखन, पूरक साहित्य निर्माण करना तथा श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण करना। तो आपके BSTC कोर्स का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है, कंप्लीट पाठ्यक्रम का निर्माण। पांचवा कार्य है राज्य में निर्देशक सेवाओं के लिए वातावरण तैयार करना तथा करियर डे जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। पहला कार्यक्रम क्या किया गया, पहला प्रयास रहा शिक्षा तथा नारी समानता के बारे में। देखिए, महिला निरक्षरता की अधिक दर, उच्च शिक्षा में लड़कियों का कम प्रतिनिधित्व तथा महिला अध्यापक कम अनुपात में होने जैसी समस्याओं को दूर करने हेतु समय समय पर प्रस्ताव पारित किए गए। सभी के लिए समान शिक्षा हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम भी लागू किया गया है। लड़कियों के लिए शिक्षा हेतु सरकार द्वारा समय समय पर कई नई योजनाएं लाई गई है, जिनमें पहली योजना क्या है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, स्कूटी वितरण योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, छात्रवृत्ति योजना, अपनी बेटी योजना। योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित करना कि स्कूल में फ्री में निःशुल्क शिक्षा तो मिल ही रही है, साथ में आपको साइकिल भी निःशुल्क मिलेगी, स्कूटी भी मिलेगी अगर आप ज़्यादा परसेंटेज बनाओगे, गार्गी पुरस्कार भी मिलेगा और छात्रवृत्ति तो मिलेगी ही। अगर आपके परसेंटेज नहीं बन रही है, कम बन रही है, तब भी छात्रवृत्ति तो सबको मिलेगी। अपनी बेटी योजना, इस तरह से ये जो योजनाएं जो चलाई जा रही थी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है कि बालिकाएं भी विद्यालय आए या फिर घर वाले, उनके माता पिता बालिकाओं को भी विद्यालय भेजें। इनके बारे में महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में फर्स्ट यूनिट में हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कम से कम समय में हम यूनिट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन योजनाओं के बारे में फर्स्ट यूनिट में आप देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं वहाँ पर कवर करी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा बिंदु क्या किया गया यहाँ पर प्रयास,
अनुसूचित जाति जनजाति व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में। अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए निम्न सिफारिशें की गई। पहली सिफारिश यही थी कि राजस्थान में क्रियान्वित जो योजनाएं हैं सभी प्रकार की, उनकी वर्तमान की स्थिति की जांच करना कि वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति या फिर शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो उनके काम भी आ रही है या फिर ऐसे ही फालतू में ही चल रही है। तो उनकी स्थिति की जांच करने का पहला यहाँ पर सिफारिश की गई थी। ऐसी बस्तियों में विद्यालय खोले गए जहां अभी तक विद्यालय नहीं थे। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। अगली हम बात करते हैं वंचित वर्ग की शिक्षा के बारे में। यहाँ पर देखिए शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के दौरान आने वाली समस्याओं तथा उनकी विशिष्ट विविध आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। पहला प्रयास क्या किया गया कि विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक तंत्र लचीला बनाया गया। ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय तथा सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की गई। दूसरा प्रयास है मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष प्रकार की पाठ्यचर्या विकसित की गई कि उनको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। जैसे उभरे हुए अक्षरों वाली जो बुक होती है, जैसे ब्लाइंड बच्चा है, ब्लाइंड बच्चे को क्या होगा, उभरे उभरे हुए अक्षरों वाली बुक है तो अक्षरों को समझ पाएगा इस तरह से वो महसूस करके उनको उंगलियों से। और यहाँ पर देखिए चौथा प्रयास क्या किया गया, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में समानता तथा सामाजिक न्याय लाने हेतु विविध प्रयास किए गए। पहला प्रयास क्या किया गया, प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई। दूसरा प्रयास क्या रहा इसमें, प्रारंभिक स्तर पर बालकों के प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया, ट्यूशन फीस आदि व्यवस्थाओं को समाप्त करने का कानून निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद में बात करते हैं अगला कार्य क्या किया गया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा शिक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों की हम बात करते हैं। पहला है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का एनसीटीई के मापदंड के अनुरूप एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजन कराना। दूसरा कार्य है जिले के विद्यालयों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं निर्देश सेवाएं उपलब्ध करवाना। तीसरा कार्य है डाइट के अन्य प्रभागों को संदर्भ सेवाएं प्रदान करना। चौथा कार्य है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के छात्र अध्यापकों की मूल्यांकन व्यवस्था पंजीयक शिक्षण विभागीय परीक्षा के निर्देशानुसार करना। पांचवा कार्य है क्षेत्रीय अंतः क्रिया एवं क्रियात्मक अनुसंधान करना। तो ये कुछ सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग आपको ध्यान रखने हैं। और कार्यानुभव प्रभागों की बात करते हैं डब्ल्यू की। तो इसमें देखिए पहला कार्य है जिले के विद्यालयों एवं शिक्षा अधिकारियों के कार्यानुभव प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना। दूसरा कार्य है सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों हेतु कार्यानुभव के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित क्रियात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा भी कार्य, देखिए प्रशिक्षण के दौरान समान सेवा संबंधित क्रियाएं एवं स्थानीय कार्यानुभव केंद्र का अवलोकन करना। और अब हम बात करते हैं जिला संदर्भ इकाई प्रभाग के बारे में, यानी कि डीआरयू के बारे में। इसमें देखिए इसका पहला कार्य क्या है, जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का निर्माण करके उनकी क्रियान्विति करना। दूसरा कार्य है महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा एवं निःशक्तजन एकीकृत शिक्षा योजना अंतर्गत जिला स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों में समन्वय हेतु उनका संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का अवलोकन करके संबलन प्रदान करना। इसके बाद में आता है IFIC यानी कि सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार एवं समन्वयन प्रभाग। इसका कार्य है डाइट का वार्षिक पंचांग तैयार करना। दूसरा कार्य है शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु पत्र वाचन एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। तीसरा कार्य है क्षेत्रीय अंतःक्रिया क्रियात्मक अनुसंधान एवं क्षेत्र पर्याप्त प्रकाशन के लिए मॉडल ब्रांच के रूप में कार्य करना। चौथा कार्य है जिले की शैक्षिक समस्याओं के समाधान एवं विभिन्न अधिकारों में समन्वय समिति की बैठक का आयोजन करना। इसके बाद में पांचवा डिपार्टमेंट इसमें आता है पाठ्यक्रम सामग्री एवं मूल्यांकन प्रभाग। इसके कार्य देखिए पहला कार्य है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण कार्य योजना संबंधित प्रशिक्षण। दूसरा कार्य है दक्षता आधारित शिक्षक अधिगम एवं मूल्यांकन में गुणात्मक सुधार हेतु सहपाठी समूह एवं स्वमूल्यांकन विद्या संबंधित प्रशिक्षण देना। तीसरा कार्य है मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण जैसे प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक आदि का निर्माण करना। इसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग ET के बारे में। इसका कार्य है पहला शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अल्पव्ययी शिक्षण सहायक सामग्री एवं श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण एवं उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देना।
दूसरा कार्य है संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग संबंधी प्रशिक्षण। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सातवां, इसका डिपार्टमेंट क्या है, योजना एवं प्रबंधन विभाग, P&M। इसका पहला कार्य है विभिन्न शैक्षिक समंक एकत्रित करके डाइट एवं जिला योजना निर्माण में सहयोग देना। दूसरा कार्य है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षक जैसे प्रधानाध्यापक, विद्यालय संकुल, विद्यालय योजना आदि का आयोजन करना। तीसरा कार्य है लैब एरिया का चयन करके शैक्षिक उन्नयन के प्रयास करना। चौथा कार्य है टीचर प्रोफाइल एवं अंतराल चक्र प्रपत्र संधारण करना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में हम बात करते हैं। पहला कर्तव्य है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए सामान्यतया उत्तरदायी रहना। अब आपको देखिए एक प्रश्न यहाँ पर आ सकता है, हमने मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया था कि विद्यालयों के प्रकारों के बारे में। तो प्रकार आपको ध्यान रखना है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इस तरह से ध्यान रखना है। प्रकारों का प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है, मॉडल पेपर में कवर किया हुआ है। मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के आप देखना। दूसरा कार्य है अपने अधीन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना और निरीक्षण करना। तीसरा कार्य है अपने नियंत्रण के क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं के निरीक्षण में यदि आवश्यकता हो तो निदेशक की सहायता करना। चौथा कार्य है वर्ष में 70 दिवस और 40 रात्रि निरीक्षण हेतु यात्रा पर रहना। पांचवा कार्य है अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रबंधित दोनों संस्थाओं के कार्य का वितरण तैयार करना तथा उसे मंडल अधिकारी उपनिदेशक को प्रस्तुत करना। छठा कार्य क्या है अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों की वर्ष में 4 बैठकें आयोजित करना और त्रैमासिक कार्यों का मूल्यांकन करना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहली गतिविधि है शिक्षा में गुणवत्ता। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण नवाचार एवं निम्न गतिविधियों आयोजित की जाती हैं। कौन कौन सी गतिविधियां हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, वर्कबुक की, कंप्यूटर आधारित शिक्षण की और विज्ञान गणित किट का निःशुल्क वितरण। पांचवा है क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम। ये काम करे जाते हैं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो भी चैनल पर आने वाला है, तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु है शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में। इसमें देखिए बालक बालिकाओं का नवीनतम शिक्षण पद्धतियों से अध्ययन कराने और उनके अधिगम स्तर में वृद्धि करने हेतु पाठ्यक्रम को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग रहेगी, प्रशिक्षण रहेगा, ताकि वो पाठ्यक्रम को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए नए नए विकल्प उनके पास में आ सके, नई नई विधियों को वो सीख सकें। तीसरा कार्य क्या है इसका, देखिए शिक्षक अनुदान TMM। बच्चों और शिक्षकों की सृजनशीलता को उभारने तथा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु 500 रुपये प्रति शिक्षक अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है, इसमें विद्यालय सुविधा अनुदान राशि। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुराने उपकरण की प्रतिस्थापन हेतु प्रति प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालय को 5,000 रुपये तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालय को 7,000 रुपये ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। यदि विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का है तो उसे 5,000 प्लस 7,000 12,000 रुपये दे है तो ग्रांट देंगे, मतलब कि विद्यालय के छोटे मोटे जो काम है वो उस ग्रांट से हो पाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं माइग्रेटरी छात्रावासों के बारे में। घुमंतु अथवा मजदूरी हेतु पलायन करने वाले समुदायों बालक बालिकाओं के लिए बजट प्लान में प्रावधानानुसार माइग्रेटरी छात्रावास का संचालन किया जाता है। इसके बाद में ब्रिज कोर्स की बात करते हैं। ब्रिज कोर्स क्या है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। जिन बालकों में 40 से या इससे अधिक शिक्षा से वंचित स्थानीय बालक बालिकाएं प्रवेश लेते हैं उनके लिए गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किए जा सकते हैं। गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालन के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बाल बजट प्रावधान किया गया है। इसके बाद में निर्माण कार्य की हम बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय में भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, विद्युत कनेक्शन, रैंप आदि के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। निर्माण कार्यों को समाहित कराए जाने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का है। आठवां बिंदु क्या है इसमें, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम CALP के बारे में। देखिए कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले हेतु 50 लाख रुपए का बजट का प्रावधान होता है, जिससे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां मॉडल स्कूल हो
बालिकाओं का नामांकन अधिक हो, विद्युत व्यवस्था उपलब्ध हो, उनके आधार पर चयनित विद्यालयों में 2 या 3 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन कंप्यूटर के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के बालक बालिकाओं को शिक्षण करवाया जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु है शोध कार्य। जिला स्तरीय शोध अध्ययन प्रत्येक जिले में केवल एक जिला स्तरीय शोध डाइट के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। मालूम है ये यूनिट थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज भी यूज करी गई है, थोड़ा सा बोरिंग यूनिट है, पर मैंने कोशिश करी है सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने की और मेन टॉपिक्स आपको बताने की। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट और सेकेंड यूनिट बहुत कम समय में हमने कवर कर लिया और कम समय में देखिए कुछ टॉपिक्स आपके थोड़े से लेंदी है, थोड़े से बोरिंग टॉपिक है, बट मैंने कोशिश करी है कम से कम समय में दोनों यूनिट के महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझाने की। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 का नाम है विद्यालय के प्रकार और इनसे जुड़े टॉपिक्स को ही इस यूनिट में समावेशित किया गया है और महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमने नोट्स में कवर कर दिया है। यूनिट आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी बिंदुओं पर चर्चा करी गई है और बहुत कम समय में आप इस यूनिट को भी कवर करने वाले हैं। तो विद्यालय के बारे में हमने पीछे के यूनिट्स में भी काफ़ी बातें करी हैं, काफ़ी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है। जैसे विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इस तरह से हमने डिस्कस किया। बट इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इस तरह से जो अलग अलग प्रकार के विद्यालय होता है उनकी कुछ बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विद्यालयों की प्रशासनिक संरचना के बारे में। संरचना में देखिए राजस्थान राज्य की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई। रियासतें आपस में विलीन होकर के और 1949 में राजस्थान राज्य की स्थापना हुई। पूर्व में प्रत्येक रियासत की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली अलग अलग थी, इसलिए राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और शिक्षा को सुव्यवस्थित अच्छी तरह से संचालित करने के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की स्थापना करी गई। परंतु राज्य में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1949 में लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था का दायित्व पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जिला परिषदों व पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1947 में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अलग अलग निदेशालय स्थापित किए गए जो वर्तमान में पृथक पृथक विभागों के रूप में संचालित है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो सके। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन किस तरह से होता है, इसका भी टॉपिक्स यूनिट में है तो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए दोस्तों कक्षा 8 तक परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए हम मूल्यांकन की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि लगातार मूल्यांकन, बीच बीच अंतराल में मूल्यांकन, जैसे एक मूल्यांकन तो क्या होता है पूरे साल कंप्लीट कोर्स होने के बाद में होता है, एक मूल्यांकन होता है हर महीने हो या फिर हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हो, तो उसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। लगातार मूल्यांकन को इस विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रत्यय परीक्षा सुधार के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत है जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करे। दूसरा सिद्धांत क्या है कि मूल्यांकन कार्य सत्रांत यानी कि साल खत्म, ईयर पूरा कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में ना होकर के सत्र के दौरान लगातार होता रहे, यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, जिसे पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा सत्र के बीच में लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में लिया जाता है, टेस्ट के रूप में लिया जाता है और छात्रों को उनकी सफलताओं एवं कमियों के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे छात्रों को पृष्ठ पोषण मिले, वह अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम शैक्षिक प्रगति के लिए प्रयासरत रहें। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, नैतिक आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय क्या होता है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी है और देखिए टेस्ट के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता है, पर कौन सी क्लास में होता है ये आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 5 एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाता है हर साल। प्रवेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। तो इस तरह से कुछ बिंदु विशेषता और जो मेन बिंदु कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है तो वो ध्यान रखना है। और उद्देश्यों की हम सबसे पहले बात करते हैं। उद्देश्यों में पहला बिंदु है क्षमता एवं सामाजिक न्याय के साथ श्रेष्ठता के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा उद्देश्य है देश के विभिन्न भागों मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रह करके शिक्षा प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा हम देंगे। और तीसरा उद्देश्य क्या है इसका? सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाना जिसमें संस्कृति की सशक्त पहचान हो। संस्कृति की पहचान होगी सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा से और मानव मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता होगी। साहसिक गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के
सशक्त घटकों को सम्मिलित करना इसका उद्देश्य है। चौथा क्या है, अनुभवों एवं सुविधाओं के आदान प्रदान का प्रमुख रूप से प्रत्येक जिले में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन का प्रयोग करना। इसके बाद में नवोदय विद्यालय की विशेषताओं की बात करते हैं। पहली बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है कि कक्षा 5 और कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाया जाता है। और प्रवेश परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, जो कि प्रतिवर्ष होती है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर करवाई जाती है हर वर्ष। और इसमें देखिए कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। दूसरा विशेषता क्या ध्यान में रखनी है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा बालिकाओं के लिए आरक्षण, ग्रामीण बच्चों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए जिले की जनसंख्या के अनुसार समानुपातिक एवं आरक्षित होते हैं, परंतु अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होता। विद्यालय में 1/3 स्थान बालिकाओं के लिए, 3% स्थान विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होता है। पहली बात कि 75% स्थान आरक्षित होता है इसमें ग्रामीण बच्चों के लिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए जिले की संख्या के अनुसार समानुपातिक स्थान आरक्षित होते हैं, और यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम होता है। विद्यालय में 1/3 स्थान बालिकाओं के लिए, 3% स्थान विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इस तरह से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। और ये अगला बिंदु क्या आता है कि निःशुल्क सह शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से समृद्ध होते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कक्षा 6 के स्तर पर ही प्रवेश दिया जाता है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय होते हैं। इनमें भोजन, पढ़ने, रहने, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की निःशुल्क व्यवस्था होती है। अवकाश के दिनों में घर आने जाने के लिए रेल और बस के लिए किराए की सुविधा भी करवाई जाती है। और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रति माह का शुल्क लिया जाता है, लेकिन आरक्षित वर्ग को इससे मुक्त रखा जाता है। बाकी कैटेगरी से 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनमें क्या करेंगे, 200 रुपये प्रति महीने उनसे फीस लेंगे, और आरक्षित वर्ग जो है उनसे कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र का पालन कहाँ पर किया जा रहा है। तो सामान्यतः कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होता है। कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित विषय हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अध्ययन कराया जाता है। तो त्रिभाषी सूत्र का पालन इसमें करते हैं। इसके बाद में पांचवा बिंदु है राष्ट्रीय एकता का विकास इसमें होता है। राष्ट्रीय एकता के विकास के उद्देश्य से एक शैक्षिक सत्र में हिंदी भाषी विद्यार्थियों को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तथा अहिंदी का मतलब है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन भाषी विद्यालयों को हिंदी भाषी क्षेत्रों के नवोदय विद्यालय में रखा जाता है। जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर हिंदी बोलने वाले बच्चों को रखते हैं, और जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर हिंदी नहीं बोलने वाले बच्चों को रखते हैं। तो राष्ट्रीय एकता का विकास इस तरह से करता है। और इसके बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में बात करना है। तो जहाँ तक संभव होता है यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। राज्य सरकार विद्यालय स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि या किराया मुफ्त अस्थायी भवन उपलब्ध करवाती है। तो अस्थायी भवन होगा तब भी बन जाएगी, बट वहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर रहेगा। और निःशुल्क भूमि या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत सरकार विद्यालय स्थापित करती है और निःशुल्क ये पूरा कंप्लीट काम होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में करने की वजह क्या होती है, कोई भी विद्यालय अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है तो उसकी खास वजह है कि शहर के चकाचौंध से दूर, भीड़ भाड़ से दूर और एक शांत वातावरण में विद्यालय की स्थापना। इस तरह से कुछ उदाहरण अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में विद्यालय की स्थापना क्यों करी जाती है, तो इसमें कुछ लिखना है आपको इस तरह से। इसके बाद में बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। नवोदय विद्यालयों का संचालन एक पंजीकृत स्वायत्ती सोसाइटी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का अभिकरण है। इसमें देखिए पहला बिंदु, नवोदय विद्यालय समिति एक एग्जीक्यूटिव समिति के माध्यम से कार्य करती है। एग्जीक्यूटिव समिति के माध्यम से कार्य करती है। साथ में इस समिति के पदेन अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री ही होते हैं, इसी के अंडर में आती है। वर्तमान में समिति के 8 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं, जो भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पूना, पटना और शिलांग में अवस्थित हैं। तो 8 क्षेत्रीय कार्यालय आपको ध्यान रखने हैं। और विकास स्तर पर एक विद्यालय सलाहकार समिति तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है। जिला मजिस्ट्रेट इस विद्यालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं देखिए सैनिक स्कूलों के बारे में। सैनिक स्कूलों की विशेषताएं देखिए, सैनिक स्कूलों के लिए भूमि और भवन तथा उनके रखरखाव पर संपूर्ण खर्च संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार खर्चा करती है सारा। ये पूर्णतः आवासीय होते हैं, हॉस्टल भी इनमें रहता है। इनका संचालन पब्लिक स्कूल की तरह किया जाता है। कक्षा 12 तक एनसीसी अनिवार्य होती है, एनसीसी वाले स्टूडेंट होते हैं इसमें। और इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम का अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है।
अधिकतर सैनिक स्कूलों की व्यवस्था कक्षा 6 से 12 तक 525 विद्यार्थियों के हिसाब से की गई है। ये विद्यालय पूर्णतः संवित पोषित होते हैं और प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंसिपल कर्नल रैंक का होता है, एक हेडमास्टर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का और एक रजिस्ट्रार मेजर रैंक का होता है। तो ये यहाँ पर सैनिकों के बारे में आपको बात ध्यान रखनी है कि सैनिक स्कूल में सैनिक रहते हैं अध्यापन करवाने के लिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। और किस किस रैंक के रहते हैं ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय केजीबीवी के बारे में। केजीबीवी में देखिए, राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों में अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सिर पर मेला ढोने वाले परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क अध्ययन करती है। सन 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में 200 केजीबीवी संचालित थे, जिनमें से 186 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में और 14 शहरी क्षेत्र में थे। तो इस तरह से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बारे में आपको ध्यान रखना है, बालिका आवासीय विद्यालय के बारे में। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में आप बात करते हैं। पहली विशेषता देखिए, सभी केंद्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम और द्विभाषी माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। सभी केंद्रीय विद्यालय सह व मिश्रित विद्यालय हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। समुचित शिक्षक विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षक की गुणवत्ता को उच्च रखा जाता है। छठी विशेषता है, कक्षा 8 तक के लड़कों और कक्षा 12वीं तक की लड़कियों, अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। ट्यूशन अगर वो कर रहे हैं तो उनको फ्री पढ़ाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्यों की बात करते हैं तो उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें से रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, इनके बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान करके उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा उद्देश्य है विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। तीसरा उद्देश्य है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचारों को सम्मिलित करना। तो ये कुछ उद्देश्य यहाँ पर पढ़ने हैं। और इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में, कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य क्या है कि विद्यालय में एक निश्चित स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जाति, स्थान, लिंग या संप्रदान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी विद्यार्थियों की पहुंच हो, सभी विद्यार्थी उसमें आकर के पढ़ें बिना किसी जाति के भेदभाव, बिना किसी स्थान के भेदभाव, बिना किसी लिंग के भेदभाव और बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। और आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राममूर्ति समिति 1990 ने कॉमन स्कूल सिस्टम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कुछ अनुशंसाएं की हैं, जो निम्न है। पहली अनुशंसा क्या करी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे अपेक्षित आधारभूत संरचना एवं शिक्षा के स्तर के उन्नयन में सहायता मिल सके तथा स्थानीय निकाय, सरकार एवं सहायता प्राप्त स्कूलों की सच्चे अर्थों में पड़ोसी विद्यालयों में बदला जा सके। दूसरा बिंदु देखिए, पिछड़े इलाकों में शहरी गंदी बस्तियों, आदिवासी एवं दुर्गम स्कूलों, सूखा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों आदि को स्कूली तंत्र में सुधार के लिए विशेष राशि आवंटित करने का प्रावधान करना चाहिए। तीसरा बिंदु है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा तथा माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में। कुछ बिंदु, एक सैनिक व्यवस्था जिसमें जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग आदि समाज में स्थित जो मानसिक एवं सामाजिक क्षमता के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कॉमन स्कूल सिस्टम भारतीय संविधान में उल्लेखित अवसरों की समानता एवं सामाजिक न्याय का सम्मान करें और उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। इसके बाद में बात करते हैं मदरसाओं को लेकर के। मदरसाओं के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा की तर्ज पर सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उनको प्राथमिक शिक्षा प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण देने के लिए राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भांति संचालित किए जा रहे हैं। तो इन शिक्षा केंद्रों को मदरसा कहते हैं, जो कि अल्पसंख्यक समुदायों की विद्यार्थियों के लिए वहां पर पढ़ाई के लिए विद्यालय खोले गए हैं और उनको प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां पर दी जाती है मदरसों में। इसका उद्देश्य पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में लाना तथा
मदरसों में आधुनिकीकरण, शुद्धिकरण एवं विस्तार की योजनाएं बना करके उन्हें क्रियान्वयन करना मदरसा बोर्ड का उद्देश्य है। तो यहाँ पर आकर के आपका थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं चौथे यूनिट के बारे में। चौथे यूनिट का नाम है विद्यालय संस्कृति और परिवेश के बारे में बात करेंगे। यूनिट आपका 8 नंबर का है और यहाँ से छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे। छोटे प्रश्नों में भी दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें बड़े प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ऐड करके ही हमने ये नोट्स पीडीएफ तैयार करी है और बहुत कम समय में हम चौथा यूनिट भी कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इस यूनिट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण तौर पर विद्यालय में समय सारणी आदि के बारे में, विद्यालय में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में, उत्सव आदि के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आपको इस यूनिट में जानने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं। विद्यालय में बच्चों का औसत व श्रेष्ठ श्रेणियों में विभाजन। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, सब अलग अलग हैं, सबका नेचर अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका सोचना अलग अलग है, सबका व्यवहार अलग अलग है। व्यक्ति के अंग प्रत्यंग में भिन्नता के साथ साथ उनकी मानसिक शक्तियों में भी कुछ भिन्नता होती है। अतः यदि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार बना करके विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन किया जाए तो विश्व में जितने विद्यार्थी वर्तमान में है उतनी ही श्रेणियां निर्धारित की जा सकती है। सबका अलग अलग सोचना विचारना है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय अथवा कक्षा कक्ष के स्तर पर विद्यार्थियों को मानसिक योग्यताओं, सामवेगिक परिपक्वता, रुचि रुझान, सामाजिक कार्यों में संलग्नता एवं कौशल विकास के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, उच्च, औसत एवं निम्न पंचपदीय श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों को 5 श्रेणियों में कौन कौन से में विभाजित किया जाता है? श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, उच्च, औसत और निम्न श्रेणी। नैतिकता और विकास में विद्यालय की भूमिका हमारा अगला टॉपिक है। इसमें देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह परिवार में रहता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है जहाँ पर बालक कुटुंब के संपर्क में, परिवार के संपर्क में रह करके संरक्षण में अधिक समय व्यतीत करता है। बालक का समाज से संपर्क विद्यालय से ही प्रारंभ होता है, जहाँ वह एक ऐसे माहौल में पलता बढ़ता है। विद्यालय का माहौल ऐसा होता है जहाँ पर ना कोई खून का रिश्ता होता है, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं विद्यालय में, पर खून का रिश्ता उनमें नहीं होता है, ना ही कोई भेदभाव होता है, वरन यहाँ तो समाज के समान आयु के विभिन्न परिस्थितियों, रुचियों और वातावरण से आए हुए बच्चे रहते हैं। सबका अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग वातावरण है, उनकी अलग अलग रुचि है, उनकी सबकी परिस्थिति अलग है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास में, तो सबका वातावरण अलग है। बालक एक साथ शिक्षण कर रहे होते हैं सभी बालक। अतः नैतिकता के विकास के संरक्षण के लिए शाला का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान परिस्थितियों में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही भावी पीढ़ी में अच्छे गुण विकसित किया जाना आवश्यक है। नैतिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है: चरित्र निर्माण, सहनशीलता, आज्ञा पालन, स्व अनुशासन, समन्वयशीलता, संवेदनशीलता। तो ये कुछ गुण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं विद्यालय में समय सारणी बनाने के उद्देश्य क्या रहते हैं, कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा समय सारणी के अनुसार तो फिर उससे क्या बेनिफिट रहेगा, उसके बारे में देखिए। पहला बिंदु क्या है? विद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम को नियत समय के भीतर ही पूरा कर पाएंगे। विद्यालय का जो सिलेबस है, स्कूल का हर क्लास का सिलेबस अलग अलग है, तो सिलेबस को ठीक टाइम पर पूरा करने के लिए समय सारणी जरूरी है कि हम आज 1 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आधा घंटा उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो इस तरह से डेली बेसिस पर अगर टाइम टेबल बना करके पढ़ेंगे तो कम समय में ही सिलेबस को कवर कर पाएंगे। यही रूल कहाँ पर लागू होता है? आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में लागू होता है। जैसे अब आपकी एग्जाम्स आ रही है, अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर समय सारणी बना करके तैयारी करते तो आपका आसानी से सिलेबस 2-4 बार कवर हो जाता है। इतना बड़ा सिलेबस आपका नहीं है। तो पहला उद्देश्य है निर्धारित पाठ्यक्रम को नियत समय के भीतर ही पूर्ण करना। और दूसरा उद्देश्य है बच्चों में पाठ्यक्रम का विषयवार विभाजन बच्चों की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति को ध्यान में रख करके करना चाहिए। जैसे पहली क्लास का बच्चा है, आप उसको 5वीं क्लास का मटेरियल नहीं पढ़ा सकते। पहली क्लास का बच्चा है तो उसको बेसिक्स आप क्लियर करवाएंगे, फिर अगली क्लास में उससे ज़्यादा उसको बेसिक क्लियर करवाएंगे, फिर तीसरी क्लास में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका सिलेबस बढ़ता जाएगा और इस तरह से वो 10वीं क्लास तक आते आते परिपूर्ण बड़ा सिलेबस भी कवर कर पाने के लिए सक्षम हो जाएगा। पर अगर आप पहली क्लास में ही उसको 10वीं क्लास का सिलेबस दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रख करके करना चाहिए। क्लास में भी आप देखेंगे कि काफ़ी बच्चे होशियार हैं और काफ़ी बच्चे होशियार नहीं है, मंद बुद्धि है, तो आप उनको हार्ड टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। उनको पहले इजी टॉपिक क्लियर करवाएंगे, इजी टॉपिक समझ आने के बाद में फिर आप उनको थोड़े से हार्ड टॉपिक बताएंगे तो फिर वो आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद में तीसरा उद्देश्य देखिए, विद्यालय के छात्रों को वर्ष भर अध्ययन कार्य में व्यस्त रखना ताकि वो ठीक टाइम पर डेली डेली सतत व्यापक मूल्यांकन का भाग बन सकें और लगातार अपनी तैयारी जारी रख सकें। अब देखिए, आप बीएसटीसी का ही उदाहरण ले लीजिए। आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने जब तैयारी करी तो पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट एग्जाम टाइम में आप पढ़ रहे हैं, तो फिर एग्जाम टाइम में फिर टेंशन ज़्यादा रहती है कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पास भी होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की टेंशन ना रहे, उसके लिए जरूरी है कि छात्रों को वर्ष भर अध्ययन कार्य में व्यस्त रखना।
चौथा उद्देश्य क्या है? प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य को सरल बनाना। अगर प्रधानाध्यापक को निरीक्षण करना है, कुछ भी जांच करनी है, तो वो समय सारणी के अनुसार ठीक क्लास में जा सकता है कि इस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट इस टाइम पर पढ़ाया जा रहा होगा, तो मुझे उसका निरीक्षण करना है। तो इस तरह से समय सारणी के अनुसार ठीक क्लास का ठीक टाइम पर निरीक्षण कर पाएगा, ठीक सब्जेक्ट का। तो वो आपको ध्यान रखना है। पांचवा उद्देश्य है छात्र एवं अध्यापक दोनों को अपने कार्यों के प्रति सजग बनाना। का मतलब है कि आपका टाइम टेबल आपको डिसाइड कर लिया है पूरे साल का, और फिर उसके ऊपर छात्र और अध्यापक दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं और फिर वो लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कम समय में सिलेबस कवर हो जाएगा और डेली बेसिस पर वो सजग रहेंगे, एक्टिव रहेंगे अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। इसके बाद में छठा उद्देश्य देखिए, कम से कम समय का अधिक से अधिक लाभ उठाना। कम से कम समय में सिलेबस कवर करके वापस रिवीजन शुरू करने की उनकी वो रहेगी मोटिवेशन कि हम जल्द से जल्द सिलेबस को कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उसका रिवीजन शुरू कर देंगे। तो इस तरह से कम समय का अधिक से अधिक उपयोग लाभ उठाना का वहां पर उद्देश्य रहेगा। और सातवां उद्देश्य है विद्यालय में व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध कार्य का संचालन रहेगा। जिस तरह से मैंने बताया कि टाइम टेबल के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो फिर कम समय में सिलेबस कवर होगा और सिस्टमेटिक तरीके से काम हो जाएगा। तो ये कुछ उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं विद्यालय में समय सारणी बना करके, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षक, विद्यालय व विद्यार्थी में संबंध के बारे में। पहला संबंध देखिए, शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थी में परस्पर संबंध होता है। यदि तीनों का सदैव सकारात्मक तथा मधुर संबंध हो तो उनके साथ साथ समुदाय के लिए भी उपयोगी रहता है। अगर मान लो विद्यार्थी कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, या फिर अलग प्रकृति का है या नेगेटिव विचारों वाला है, तो फिर समाज का विकास कैसे होगा? शिक्षक अगर ठीक नहीं पढ़ा रहा है तब फिर कैसे बात बनेगी? विद्यालय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, विद्यार्थी के अनुकूल नहीं है, विद्यार्थी को विद्यालय में रुका ही नहीं जा रहा है, वो उसके वातावरण के अनुकूल नहीं है, तो फिर वो नहीं रुकेगा। इस तरह से तीनों का एक जैसा होना जरूरी है ताकि वो अच्छा शिक्षण कार्य वहां पर कर सके, अधिगम कार्य कर सकें। दूसरा यहाँ पर संबंध क्या है? शिक्षक यदि शिक्षण नवाचार व गुणवत्ता युक्त करवाते हैं तो विद्यार्थियों में गतिविधि युक्त शिक्षण की समझ विकसित होती है। यहाँ पर आगे बिंदु कि अगर शिक्षक नवाचार और गुणवत्ता युक्त शिक्षण करवाएंगे तभी बात बनेगी, तभी गतिविधि युक्त शिक्षण की समझ विकसित हो पाएगी विद्यार्थी में। इसके बाद में तीसरा संबंध, शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करके चरित्रवान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। और विद्यार्थियों में जब चरित्रवान, धैर्यवान, दृढ़ संकल्पी, साहसी, ईमानदार, सहयोग आदि गुण विकसित होंगे तो समुदाय तथा विद्यालय का भी नाम रोशन होगा और प्रसिद्धि मिलेगी। इसके बाद में चौथा संबंध देखिए, पर्यावरण संतुलन में शिक्षक व विद्यार्थी का योगदान होता है। विद्यालय सुंदर व अच्छा होगा तो ये अन्य के लिए प्रेरणादायी होगा। पांचवा संबंध है विद्यालय के भौतिक स्वरूप को अच्छा बनाए रखने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। सभी मिलजुल करके विद्यालय के परिवेश को अच्छा बनाते हैं। छठा संबंध है शिक्षक, विद्यार्थी विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से विद्यालय का वातावरण सरस बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से ये कुछ 6 महत्वपूर्ण संबंध के विचार आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है विद्यालयों में प्रार्थना सभा की आयोजन का औचित्य क्या है? विद्यालय में जो सुबह जाते ही प्रार्थना बुलवाई जाती है, प्रार्थना कार्य किया जाता है प्रार्थना स्थल पर, तो उसका क्या औचित्य है? वर्तमान समय के बालक देश के भावी नागरिक हैं। देश की प्रतिष्ठा, उसकी समृद्धि, विकास, यह सब उन्हीं पर निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए, शिष्टाचार के ऐसे संस्कार लेकर के आए कि वह केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं अपितु समाज व राष्ट्र के लिए भी उपयोगी बन सकें, जिससे राष्ट्र का शुभ हो सके, कल्याण हो सके। इसके लिए उत्तम माध्यम प्रार्थना है। विवेकानंद जी के शब्दों में प्रार्थना से हृदय में सोई हुई भक्ति आसानी से जाग जाती है और उसे जागृत करने का सशक्त माध्यम प्रार्थना है। प्रार्थना परहित की ओर अग्रसर होने के लिए भी तैयार करती है और समय की पाबंदी, स्व अनुशासन, गुरुजनों की सहभागिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नेतृत्व क्षमता, एकाग्रता, उच्चारण, शुद्धता, नैतिकता, अनेक मानवीय मूल्यों की स्थापना की प्रयोगशाला वस्तुतः प्रार्थना सभा ही है। इस तरह से प्रार्थना सभा के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका को लेकर के अब हम बात करते हैं, तो यह आवश्यक है कि शिक्षक नियमित रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित हो, बालकों के प्रति अपने दायित्व की ओर ध्यान दे, प्रार्थना सभा को अनुशासित व प्रेम में बनाए। जब छात्र को अध्यापक परम मित्र, हितकारी, दोष निवारणकर्ता एवं गुण का विकास करने वाला प्रतीत हो तो उसमें आपस में आत्मीयता और आदर भाव के संबंध विकसित होंगे। तभी उनके हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, दया आदि गुणों का उदय हो सकता है। अतः विद्यालय के वातावरण को पवित्र, शुद्ध बनाने के लिए प्रमुख आधार अध्यापक ही है। ये बातें रखनी है आपको प्रार्थना सभा के बारे में और अध्यापकों से रिलेटेड। इसके बाद में बात करते हैं पर्वों को लेकर के। विद्यालय में जो पर्व मनाए जाते हैं उनको लेकर के। पर्व से तात्पर्य क्या है, सबसे पहले इसको लेकर के बात करते हैं। हर्ष उल्लास का अवसर अर्थात आनंद और उत्सव का दिन, समय। जैसे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं वह दिन जिस दिन विशिष्ट रूप से कोई धार्मिक या पुण्य कार्य किया जाता है।
जैसे ईद, क्रिसमस, रामनवमी, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन आदि त्योहारों के बारे में, आदि पर्वों के बारे में बात कर रही है। पर्वों के प्रकार कैसे होते हैं? दो प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व। राष्ट्रीय पर्वों में आपको ध्यान रखना है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ऐसे पर्व आएंगे। और धार्मिक पर्वों में आएंगे रामनवमी, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी। तो इस तरह के जो पर्व आएंगे वो धार्मिक पर्वों के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में बात करते हैं पर्वों के आयोजन से क्या लाभ होंगे विद्यालय में। पहला लाभ है पर्वों के आयोजन से बालकों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। अपने आसपास के परिवेश के बारे में, त्योहारों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में उनको पता लगेगा। दूसरा लाभ है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, चिंतन आदि गुणों का विकास होगा। तीसरा लाभ है अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का भी ज्ञान होगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। चौथा उद्देश्य है लगातार अध्ययन करते रहने से विद्यार्थी का मन ऊब जाता है लगातार पढ़ने से, और पर्वों के सहज व रुचिकर आयोजन से विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावी बनता है, उनको मोटिवेशन मिलता है और हर्षोल्लास के साथ में वो पर्व बना करके फिर वापस से पढ़ाई के लिए जुट जाते हैं। पांचवा लाभ क्या है? पर्वों के माध्यम से विद्यार्थियों की अपनी संस्कृति के भिन्न भिन्न पक्षों का ज्ञान होता है। छठा लाभ है विद्यार्थियों के इन आयोजनों से स्व कर्तव्य बोध की प्रेरणा मिलती है और उनमें सौंदर्य बोध का विकास होता है। से विद्यार्थी स्व अनुशासन पालन का अभ्यास करता है। तो इस तरह से कुछ लाभ आपको ध्यान रखने हैं। और आपको अगर त्योहारों के बारे में, पर्वों के बारे में पूछ लिया जाता है तो कुछ पर्व आपको ध्यान रखना है, जैसे महाशिवरात्रि के बारे में पूछ सकता है। फाल्गुन बदी चतुर्थी को शिवरात्रि का पावन त्योहार आता है। मन की शुद्धि और पापों के नाश के लिए शिव के प्रति पूर्ण भक्ति से आत्मनिवेदन करने का यह महत्वपूर्ण पर्व है। इसके बाद में ईद के बारे में पूछा जा सकता है। तो ईद इस्लाम धर्म से संबंधित भाईचारे का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें न केवल मुसलमान वरन सभी धर्मावलंबी उत्साह के साथ में मनाते हैं और परस्पर ईद की मुबारक देते हैं। यह त्यौहार रमजान में एक माह तक कठोर व्रत, उपवास एवं नियम धर्म से अपने जीवन को साधने के पश्चात मनाया जाता है। रमजान के महीने का समापन इसी दिन होता है। रमजान के महीने से प्रत्येक धर्मनिष्ठ मुसलमान बुराइयों से बचने का प्रयत्न करता है। ईद के बारे में सूराए यूजुस में लिखा है कि रमजान खुदा की एक ऐसी नियामत है जो इंसानों को अपने सुधार के लिए प्राप्त है। यह उनके मन परिवर्तन में सहायक होती है। इस तरह से ध्यान रखना है। या क्रिसमस के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्रिसमस में देखिए, क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, परिचितों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देते हैं। इस उपलक्ष्य में क्रिसमस ट्री मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए आकर्षक उपहार रख दिए जाते हैं। क्रिसमस के अवसर पर लोग सामूहिक रूप से करोल गाते हैं। क्रिसमस के दिन चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं होती है और उनके बाद लोग मेरी क्रिसमस कह करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और बधाई देते हैं। तो इस तरह से क्रिसमस के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं वार्षिक उत्सव के बारे में, जो विद्यालयों में पूरा सत्र समापन के बाद में मनाया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में वर्ष के अंत में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे वार्षिकोत्सव कहते हैं। इसमें नाटक, गीत, गजल, लोकगीत, देशभक्ति गीत, वर्ष भर में की गई गतिविधियों में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, जैसे प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति, एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, स्वच्छता, साहित्यिक गतिविधियों व सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रेष्ठ रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाना अपेक्षित है। इससे हम विद्यार्थियों में समय पाबंदी, समाज सेवा, सफाई, श्रम में निष्ठा, अच्छा आचरण, आज्ञा पालन, नियमितता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्रीय एकता आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वार्षिकोत्सव द्वारा भ्रातृत्व भाव, राष्ट्र प्रेम, आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता जैसे मूल्यों को अपनाने की अभिवृद्धि प्रोत्साहित होती है। अब यहाँ पर देखिए, इस यूनिट में बात हो रही सभी टॉपिक्स के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी, बट एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो फिर उसको लैंग्वेज में आपको कैसे लिखना है वो आपको जान लेना है, और जो जो मेन मेन बिंदु बताए गए हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए समझ लेना है। और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं सारी बातों को। इसके बाद में उत्सव आयोजन को लेकर के बात करते हैं। उत्सव आयोजन का तात्पर्य परंपरा निर्वाह नहीं, अपितु वैज्ञानिक चिंतन को प्रश्रय देना और जीवन मूल्यों को आत्मग्रहण करना है। यदि हम बालक को स्वस्थ व मुक्त चिंतन के लिए अवसर देते हैं तो वास्तव में हम ऐसे अवसरों को सार्थक बना सकते हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों का प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, शिक्षण दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, बाल दिवस, विश्व एकता दिवस,
मानव अधिकार दिवस, बसंत पंचमी, विश्व उपभोक्ता दिवस, इस तरह के आदि दिवस मनाए जाते हैं जिनका भी प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है कि प्रमुख उत्सवों के बारे में पूछे जाने पर आप अपने आसपास स्कूलों में मनाए जाने वाले उत्सवों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इस प्रश्न में। और इसके बाद में दोस्तों इस तरह से आपका यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इकाई 5 यूनिट 5 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा का नीति शास्त्र। नीति शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर हैं, जिनसे दोस्तों 10 नंबर का ये यूनिट है, तो 10 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं, सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उनको हमने इस नोट्स पीडीएफ में मेंशन किया है और बहुत कम समय में अब हम यूनिट 5 को भी कवर करने वाले हैं। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नीति, नैतिकता और नैतिक में क्या अंतर है। आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा, कहीं पर नीति लिखी हुई है, कहीं पर नैतिकता लिखा हुआ है, कहीं पर नैतिक लिखा हुआ है, तो इन सब में अंतर क्या है उसको लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, व्यक्ति एवं समाज को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित करने के लिए नियमों का विधान देश काल एवं परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है, उसे नीति कहते हैं। नीति किसे कहते हैं? व्यक्ति और समाज को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित करने के लिए नियमों का विधान देश काल परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है, उसे नीति कहते हैं। और इन नीतियों का जब पालन किया जाता है उसका पालन करना नैतिकता कहलाता है। और तथा जो व्यक्ति उसका पालन जितने अंशों तक करता है, जितने भागों तक करता है, उतने अंशों तक नैतिक कहलाता है। तो आपने ठीक तरीके से समझ लिया है नैतिक और नीति और नैतिकता की परिभाषा को। अब हम बात करते हैं नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र में देखिए, जो व्यक्ति या शास्त्र नीति का निर्धारण करता है, अच्छाई या बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, उसे नीति शास्त्र कहते हैं। जो जीवन रहने योग्य है उसका निर्धारण जीवन स्वयं करता है, किंतु वह जीवन जीने योग्य क्यों है इसका विवेचन नीति शास्त्र के विज्ञान से संभव है। इसके बाद में बात करते हैं नीति शास्त्र का सामाजिक स्वरूप के बारे में। सामाजिक स्वरूप का आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक समाज 3 प्रमुख नैतिक मूल्यों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। प्रेम, सहानुभूति और सहयोग के बिना कोई भी समाज अपने मूल्यों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। ये 3 मूल्य ध्यान रखने हैं। प्रेम, सहानुभूति और सहयोग अगर आपस में रखेंगे तभी समाज चलेगा, और समाज के 3 मुख्य मूल्य ध्यान रखने हैं। नीति शास्त्र में वर्णित आदर्श एवं व्यवहार मापदंड ऐसे होने चाहिए जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य में इन मूलभूत नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। सामाजिक स्वरूप हमने डिस्कस कर लिया है। सांस्कृतिक स्वरूप की अब हम बात करते हैं। नीति शास्त्र का सांस्कृतिक स्वरूप। भारत में विविध संस्कृति के लोग रहते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है सांस्कृतिक सहिष्णुता। अतः नीति शास्त्रों में इस मूल्य के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं की रचना इस प्रकार से की जाए कि विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में पले मनुष्यों में परस्पर सांस्कृतिक सहिष्णुता का भाव जागृत हो सके और आपस में मिलजुल करके रहें। और इसके बाद में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र का स्वरूप हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के स्वरूप को समझें तो साफ स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जागृत करके प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विधायक, सांसद, मंत्री, अफसर, शिक्षक एवं देश के प्रत्येक अग्रणी लोग राष्ट्रहित की शपथ लेते हुए राष्ट्रहित की बात सोचें, ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र समर्पण की भावना विकसित की जा सके। साथ ही नीति शास्त्र के राष्ट्रीय स्वरूप को भी संभाला जा सके। उपरोक्त वर्णित संदर्भों में नीति शास्त्रों का गठन आज की महती आवश्यकता है। इस तरह से नीति शास्त्र के स्वरूप के बारे में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। अब हम बात करते हैं दोस्तों मूल्य के बारे में। काफ़ी हमने यहाँ पर चर्चा करी। मूल्य मूल्य बीच में लिखा हुआ आ रहा है, तो मूल्य का अर्थ क्या है उसके बारे में प्रश्न आ सकता है। मूल्य एक प्रकार की मानव की अंतः नियंत्रित ऊर्जा है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है तो वह उसका मूल्य कहलाता है कि ये हमारे काम लायक है या नहीं है। अब आपने मेरे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये बंदा हमारे हित में काम कर रहा है, हमारे लिए अच्छे वीडियो डाल रहा है, तो इसका चैनल सब्सक्राइब करें या नहीं करें। और अगर कोई गलत वीडियो डाल रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो फिर आप उसको समझ लोगे कि हमारे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है, हम इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसके साथ में नहीं जुड़ेंगे। तो वो यहाँ पर मूल्य का अर्थ इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षकों के लिए मूल्य का महत्व की बात करते हैं। शिक्षकों के लिए मूल्य के महत्व में पहला बिंदु देखिए, व्यक्तिगत विकास में, दूसरा है सांस्कृतिक विकास में और तीसरा है सामाजिक विकास में। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत विकास के रिलेटेड। यहाँ पर देखिए, मूल्यों के ज्ञान द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य एवं व्यवहार की क्षमता की उत्पत्ति मूल्यों के द्वारा ही होती है। व्यक्ति मानवीय, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। दूसरा बिंदु क्या है, सांस्कृतिक विकास में किस तरह से काम आता है मूल्य का महत्व। तो व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को मिलाकर के ही वैश्विक संस्कृति की अवधारणा का जन्म हुआ है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अलग अलग मिलकर के वैश्विक संस्कृति एक बनी है। सामाजिक विकास में मूल्य का महत्व की बात करते हैं,
तो सामाजिक व्यवस्था का विकास एवं परिवर्तन मूल्यों के द्वारा ही होता है। सामाजिक मूल्यों में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन समाज में परिवर्तन लाता है। हमारे भारतीय समाज में दहेज बहुत पवित्र और उच्च कोटि का दान माना जाता था। यहाँ पर ज्ञान नहीं है, दान आपको करना है। दान माना जाता था, जो कि कन्या के पिता द्वारा कन्यादान के समय दिया जाता था, परंतु मूल्यों के पतन के कारण वही दहेज दानों के रूप में माना जाता है, क्योंकि दहेज प्रथा के मूल्यों में परिवर्तन हो गया है। पहले पुराने ज़मानों में आप बात करेंगे तब भी दहेज दिया जाता था, बट वो एक पवित्रता के तौर पर अलग-अलग कुछ चीज़ें इस प्रकार से दी जाती थी भेंट स्वरूप। पर अभी आप देखेंगे तो दहेज प्रथा यहाँ पर कुरीतियाँ जो चली आ रही है, वो अलग यहाँ पर अलग स्वरूप उसने ले लिया है। अब दहेज प्रथा के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी इसके उदाहरण आस-पास के परिवेश में भी देखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परंपराओं एवं मूल्यों के द्वारा समाज का विकास संभव है तथा पतन भी संभव है। अतः मूल्यों का उचित अर्थों में ज्ञान एवं प्रयोग समाज का उत्थान के मार्ग पर ले जाता है, समाज को उत्थान के मार्ग पर ले जाता है, अगर दहेज प्रथा इस तरह से ठीक मैनेज रहती है। मूल्यों की प्रकारों की अगर बात आती है तो जीवन में केवल एक ही मूल्य नहीं होता, अपितु मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार मूल्यों को विभिन्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रकार है व्यक्तिक मूल्य। व्यक्तिक मूल्य वे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं। प्रमुख व्यक्तिक मूल्य इस प्रकार से है: सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, मृदुता, करुणा, निडरता, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी। ये सब क्या है? व्यक्तिक मूल्य, जो कि व्यक्ति के अंतर्गत हैं। और इसके बाद में सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य वे हैं जिनमें व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इन मूल्यों में वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान, समाज सेवा, सामाजिक संस्कृतियों का संरक्षण आदि सम्मिलित करते हैं, आदि सम्मिलित रहते हैं। ये वे मूल्य हैं जिनके द्वारा व्यक्ति एक अच्छे समाज की कल्पना करता है। उदाहरण: सह अस्तित्व, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, सहकारिता, स्त्रियों का सामाजिक सम्मान, सामाजिक न्याय, बंधुत्व, लोक सेवा, करुणा। अब इस तरह से आपको सामाजिक मूल्य और व्यक्तिक मूल्य ध्यान रखने हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु है आर्थिक मूल्य का। आर्थिक मूल्य में देखिए, ये वे मूल्य हैं जो कि देश के आर्थिक विकास से जुड़े हुए हैं। किसी भी देश की उन्नति या अवनति इस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास व्यक्ति के अंदर निहित प्रामाणिकता एवं श्रम के प्रति निष्ठा जैसे मूल्यों पर निर्भर करता है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय मूल्यों की। राष्ट्रीय मूल्य में देखिए, ये वे मूल्य हैं जो राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं। उदाहरणार्थ: राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, प्रजातंत्रात्मक अभिवृत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान आदि। इसके बाद में है सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य में देखिए, ये वे मूल्य हैं जो व्यक्ति को किसी रसानुभूति का अनुभव होता है। यदि व्यक्ति किसी विषय के अध्ययन में किसी विशिष्ट आनंद का अनुभव प्राप्त करता है तो उसे उससे सौंदर्यात्मक मूल्य की अनुभूति होती है, जैसे संगीत से आनंद आना, गणित पढ़ने में आनंद आना, चित्रकला से आनंद आना आदि उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं। इसके बाद में छठे नंबर पर है आध्यात्मिक व धार्मिक मूल्य। ये वे मूल्य हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास में, मानव मूल्यों के परिष्कार में, समाजीकरण में एवं वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में सहायता करते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं प्रमुख नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय। सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, मृदुता, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठता, स्वच्छता, देश प्रेम एवं श्रम, ईमानदारी। इस तरह से आपको मूल्य वाला टॉपिक क्लियर कर लेना है। और यहाँ से छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं मूल्य वाले टॉपिक से, तो आप इनके छोटे पॉइंट्स को सभी को डिस्कस कर लेना, प्रकारों को और जो स्वरूप है, अर्थ है, उन सब के बारे में। और अगर बड़ा प्रश्न आता है तो सभी के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो फिर छोटे छोटे बिंदुओं को भी आप मेंशन करते हुए चलिएगा। इसके बाद में बात करते हैं आधुनिक नैतिक द्वंद्व एवं शिक्षा के बारे में। क्या आधुनिक द्वंद्व चल रहा है? तो जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करने में दो या दो से अधिक नैतिक मूल्यों में टकराव दिखाई देता है तो उसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। इसकी परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण: एक कसाई गाय का पीछा कर रहा था। अब कसाई गाय का पीछा क्यों कर रहा था, इसको आप जानते हैं। आगे मोड़ था, मोड़ के बाद में दो रास्ते पड़ते थे। जब कसाई मोड़ पर पहुंचा तो गाय उसकी दृष्टि से दूर हो चुकी थी। उसने मोड़ पर उपस्थित व्यक्ति से पूछा, गाय किधर भागी है? व्यक्ति के सामने समस्या उपस्थित हो गई। अगर वह सत्य बोलता है तो हिंसा होगी कि वह कसाई को बता देगा कि गाय कहाँ गई है और कसाई उसकी हत्या कर देगा, तो फिर उसे असत्य बोलना होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के नैतिक अथवा मूल्य की प्राथमिकताएं सहायता करती हैं। यदि व्यक्ति सत्य को अधिक महत्व देने वाला है तो वह सत्य बोलेगा, और अहिंसा को अधिक महत्व देने वाला है तो असत्य बोलेगा। जो नैतिक द्वंद्वों में फंस जाएगा वह कुछ भी निर्णय नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से परिभाषा को समझना है। और इसके बाद में बात करते हैं नैतिक द्वंद्व को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम नैतिक मूल्यों की बात करना आवश्यक है। नैतिक नियमों का पालन करते करते जब व्यक्ति उन्हें अंतःमन से अपनाना शुरू कर देता है तो वे ही नैतिक नियम उसके लिए नैतिक मूल्य हो जाते हैं। शिक्षा बालक तथा व्यक्ति का द्वंद्वात्मक स्थिति में मार्गदर्शन करती है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा सामने आता है शैक्षिक नीति शास्त्रीय समाधान।
इसके बारे में देखिए कुछ बिंदु। पहला बिंदु है परिवार के युवा, प्रौढ़ और वृद्ध सभी व्यक्तियों को बच्चों के सामने मूल्य आधारित आचरण करना चाहिए। प्रारंभ में बच्चे बड़ों के आचरण का बिना समझे अनुसरण करते हैं, पर थोड़ा समय आते ही वे क्यों का उत्तर चाहते हैं कि ये काम क्यों किया आपने या इस काम को मैं क्यों करूं, इस तरह से वो समझ चाहते हैं। तो मूल्यों का यहाँ पर आचरण करना चाहिए, मूल्य आधारित आचरण करना चाहिए। दूसरा बिंदु है समय समय पर परिवार में बच्चों को कहानी, प्रेरक प्रसंग, घटनाओं को सुनाना चाहिए, जिससे बच्चों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, शौर्य और राष्ट्र समर्पण के महत्व का ज्ञान हो। इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा बिंदु, रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रति माता पिता सही अनुक्रिया देकर के बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें सत्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं और असत्य से उन्हें सावधान कर सकते हैं। चौथा बिंदु है परिवार के सदस्यों का फर्ज है कि वे अपने बच्चों के मूल्यों आधारित व्यवहार की प्रशंसा करें और मूल्य प्रतिकूल व्यवहार के प्रति ताड़ना करें। बच्चों से प्रेम करें, मोह नहीं। पांचवा बिंदु है समाज सेवा कार्यों में बालकों को भाग लेने के अवसर देने चाहिए। जब वे दीन दुखियों के संपर्क में आएंगे तो उनके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति जागृत होगी, वे दीनों पर दया करना सीखेंगे और धीरे धीरे वे उनके मूल्य बन जाएंगे। छठा बिंदु है मूल्यों की रक्षा में कभी कभी मनुष्यों को भारी संकट उठाने पड़ते हैं, पर इन कष्टों के बाद लक्ष्य प्राप्ति में जो आनंद मिलता है वह अवर्णनीय है। जिस तरह से आप एग्जाम तैयारी के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छी तरह से क्लासेस सारे देख रहे हैं, सारे नोट्स आपने तैयार कर रखे हैं, और जब आपकी एग्जाम अच्छी चली जाएगी, आप अच्छा पेपर सोल्व करके आएंगे, पेपर में कॉपी में अच्छा लिख करके आएंगे, तो फिर आपकी वहां पर आनंद की अनुभूति होगी, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। समुदाय को बच्चों में यह भावना कूट कूट करके बढ़नी चाहिए। वित्तीय कष्ट उठाते हुए भी बच्चे तब मूल्यों का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। सातवां बिंदु है विद्यालय में जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उन सभी के शिक्षण के साथ साथ छात्रों में उचित मूल्यों का विकास किया जा सकता है। भाषा, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि पाठ्य पुस्तकों के दिए गए लेख, कविताएं, कहानी, घटना, अधिकार, कर्तव्य आदि में निहित आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों का विश्लेषण शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है नैतिकता के विकास में शिक्षार्थी का उत्तरदायित्व और सहभागिता के बारे में बात करते हैं। नैतिक शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक की ही भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि शिक्षार्थी उसके लिए तैयार ही नहीं है तो फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाना एक दुष्कर कार्य बन जाता है। शिक्षार्थी का उत्तरदायित्व है कि वह नैतिकता एवं मूल्यों की उपयोगिता को समझे और तदनुरूप अपने आचरण का निर्धारण करे। यह कार्य अत्यंत कठिन है, इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने परिवार व विद्यालय में नैतिक आचरण वाले सदस्यों और अध्यापकों का ही अनुसरण करे, गलत आदमी का अनुसरण ना करे। इसके द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों में भाग लें। खाली समय में नीतिवान एवं प्रेरणा देने वाले महापुरुषों, बालक बालिकाओं, संतों एवं गुरुओं के जीवन चरित्रों को पढ़ें। वीरता एवं साहस ऐसे नैतिक गुण हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावित होता है, अत्यधिक प्रभावशाली बनता है। सामान्य रूप से देखने पर दोनों गुण समानार्थी लगते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से समझने पर इनमें अंतर स्पष्ट होता है। वीरता का गुण शौर्य प्रदर्शन का प्रतीक है, साथ में ही शारीरिक बल प्रदर्शन पर अधिक जोर देता है। यहाँ पर आकर के आपका 5वां यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपने देखा कि बहुत कम समय में हमने 5 यूनिट कवर कर लिए हैं। और अब हम बात करते हैं छठे यूनिट के बारे में। छठे यूनिट का नाम है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक के बारे में विशेषताओं की बात करी गई है इस यूनिट में, और बहुत कम समय में आप 10 नंबर का ये यूनिट कवर कर पाओगे, और एक बार पढ़ते ही आपको सारे बिंदु इसके याद हो जाने वाले हैं। शिक्षक की विशेषताएं जो ऐसे टॉपिक्स हैं उनको तो आप ऑलरेडी जानते हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है जो इस यूनिट से एग्जाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं उनमें से। अधिकांश प्रश्न आप ऑलरेडी जानते हैं, बिना पढ़े भी आप उनको कर देंगे, और जो कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को इसमें मेंशन किया करके पीडीएफ बनाई है, और यहाँ पर हम इसमें बात करते हैं। देखिए पहला महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस करते हैं, शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्व क्या है। ये प्रेरक तत्व शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं, और शिक्षक का नित्य कुछ न कुछ वातावरण से सीखता रहता है। शिक्षक जुड़कर के और अपितु अतीत से जुड़कर भी अनेक अनुभवों को प्राप्त करता है। शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रत्येक तत्व निम्नांकित हो सकते हैं। उनमें पहला है स्वयं के आदर्श शिक्षक। इसमें देखिए विद्यार्थी जीवन से जुड़े कई शिक्षक हमारे लिए आदर्श साबित हुए हैं। आपके लिए भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्लास के अलग टीचर्स यहाँ पर आदर्श रहे होंगे, किसी को आपने बेस्ट टीचर माना होगा, और उनके आदर्श रूप या व्यवहार, संवेदन युक्त कार्यशैली हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। बालक चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के आदर्शों को ग्रहण करके सम्राट बन सका था, अतः शिक्षक अपने भौतिक अनुपस्थिति में भी अपने में उनके गुणों को विकसित कर सकता है। दूसरा बिंदु क्या है, महापुरुष व महान शिक्षक। इतिहास साक्षी है कि अनेक महापुरुषों और सर्वमान्य शिक्षकों ने शिक्षक के व्यक्तित्व को संवारने के लिए प्रेरक तत्वों के रूप में कार्य किया है। महापुरुषों के रूप में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि हमारे समक्ष आते हैं, तो महान शिक्षक के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर, गुजरात की गिजुबाई आदि की कार्यशैली प्रेरक तत्व के रूप में अनुकरणीय हो जाती है।
तीसरा बिंदु है वरिष्ठ शिक्षक एवं अधिकारी का। इसमें देखिए अपने वरिष्ठ शिक्षकों, अधिकारियों एवं साथी शिक्षकों से उनकी सफलता के बीज मंत्रों को जानकर के शिक्षक अपना व्यक्तित्व सुदृढ़ बना सकते हैं। चौथा बिंदु है अध्ययन सामग्री। पाठ्य सामग्री में आदर्श व्यक्तित्व के धनी रूप में प्रकट हुए शिक्षक के चरित्र को आधार बनाकर के प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है, तो अध्ययन सामग्री भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके बाद में बात करते हैं अनुशासित एवं सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी। शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्वों में वे विद्यार्थी भी शामिल हो जाते हैं जिनको पाकर के शिक्षक स्वयं को धन्य मानता हुआ उन्हें सद-शिक्षा हेतु संकल्पित हो जाता है। अब मैंने किसी टॉपिक को आपको याद करने के लिए कहा तो आपने तुरंत उसको याद कर लिया, तो फिर ये सही मामला रहा, अनुशासित और सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी का लक्षण हुआ। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं भी तत्पर रहूँगा आपकी हर प्रकार से हेल्प करने की। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, अगला बिंदु आता है समाज द्वारा प्रशंसा। शिक्षक के कार्यों को मान्य ठहराने व उसे प्रोत्साहित करने का कार्य समाज का है। समाज द्वारा प्रशंसित शिक्षक का शिक्षण कार्य एवं व्यवहार अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरक तत्व बन जाता है। अब आप देखिए, मान लो एक समाज के रूप में कम्युनिटी आपकी है बीएसटीसी वालों की, और ये बीएसटीसी का वीडियो है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट इस वीडियो से हो रहा है और आपने अपने दोस्तों तक शेयर करा, तब फिर क्या हुआ कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो फिर मैं आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर समाज द्वारा प्रशंसा भी होनी जरूरी है। शिक्षक के व्यक्तित्व का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आइए बात करते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व उनके शिक्षण, व्यवहार एवं संप्रेषण को कारगर बनाती है, जिसमें शिक्षक सरस एवं उद्देश्यपूर्ण होता है एवं कक्षा का वातावरण ऐसा बन जाता है कि जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया सहज एवं सरल हो जाती है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। ये बिंदु ध्यान रखना है, शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व का। इसके बाद में अगला बिंदु है शिक्षक व्यक्तित्व के आयाम। इसमें देखिए विद्यालय के सुसंचालन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह विद्यार्थियों का मित्र और मार्गदर्शक होता है और संस्कृति और सभ्यता का संवाहक होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी होता है। शिक्षा में ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई आयाम या पक्ष होते हैं जो शिक्षक को गुणों को स्पष्ट करते हैं, शिक्षक के गुणों को दर्शाते हैं। इन आयामों या फिर पक्षों को आत्मसात करके एक व्यक्ति सफल शिक्षक बन सकता है, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आइए इनके बारे में कुछ बिंदु जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष की। इसमें देखिए इसके अंतर्गत शिक्षक को अपने शिक्षण विषय और भाषा पर अधिकार, व्यावसायिक ज्ञान, मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, अध्ययनशीलता, विवेचक, प्रतिपुष्टि प्रदान करता, अनुभव संपन्न, प्रयोग धर्मिता आदि को समाविष्ट किया जाता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष होना जरूरी है। दूसरा क्या है, भावात्मक पक्ष। इसमें देखिए शिक्षक को विद्यार्थियों से सहानुभूति, मुक्त प्रेम पूर्वक व्यवहार, संवेदनशीलता, संवेगात्मक स्थिरता, प्रजातांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिकता की भावना, अध्ययन में रुचि, नियमितता, निष्पक्षता, नैतिकता, समय पालन, स्पष्ट वक्ता, निष्पक्ष व्यवहारकर्ता, छात्र कठिनाई को मापना, असंगत व अंतर्गत व्यवहार को नियंत्रण करने की कुशलताओं में दक्ष होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक पक्ष में देखिए इसके अंतर्गत करके सीखने वाला एवं रचनात्मकता को प्रमुखता देने वाले गुण आते हैं। और शिक्षक की शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य, संतुलित व्यक्तित्व, स्फूर्ति, क्रियाशीलता, तत्परता, उत्तम अभिव्यक्ति की क्षमता, प्रभावपूर्ण वाक शक्ति, व्यावसायिक निष्ठा आदि का समावेश इसमें होता है। तो इस तरह से तीनों पक्षों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब हम बात करते हैं पूर्वाग्रह के बारे में। पूर्वाग्रह मुक्त व्यक्तित्व है। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, किसी के भी बारे में, एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में हम पहले से कल्पना कर लेते हैं कि ये कैसा है या फिर इसका नेचर कैसा है। आसपास की जो बातें सुन सुन करके हम उसके प्रति कल्पना कर लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं देखिए व्यक्तित्व को लेकर के। पूर्वाग्रह वस्तुतः किसी नवीन विचार के प्रति अस्वीकृति या नकारात्मक दृष्टिकोण रखने को कहते हैं। जैसे यह विचार है कि समृद्ध परिवारों के बालक ही प्रतिभाशाली होते हैं तथा अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। यह मानना पूर्वाग्रह है, क्योंकि गरीब तथा पिछड़े वर्ग के बालक भी प्रतिभाशाली होते हैं तथा कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम होते हैं। समाज में धारणा क्या बनी हुई है कि अच्छे परिवार के जो बच्चे हैं वो ही अच्छी पढ़ाई करके अच्छे पद पर पहुंच पाते हैं, पर आप आसपास उदाहरण काफ़ी देख सकते हैं कि गरीब परिवार का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी उस बच्चे से अधिक अंक ले लेता है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व पूर्वाग्रह युक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह युक्त शिक्षक छात्रों तथा अपने साथी के प्रति दुराग्रह पूर्ण व्यवहार करता है एवं उचित तथ्यों को भी नकार देता है। अगर पूर्वाग्रह पहले से कल्पना अगर बना रखी है कि ये विद्यार्थी गलत है या विद्यार्थी को नहीं पढ़ाना, इस तरह से कुछ बना रखा है, तो फिर वो गलत है या फिर उसके उचित तथ्यों को भी नकार देता है। पूर्वाग्रह युक्त शिक्षक के विद्यार्थी को भी पूर्वाग्रह युक्त होते हैं। इसलिए शिक्षक को पूर्वाग्रह न होकर के स्वतंत्र एवं खुले विचारों वाला होना चाहिए। सभी के साथ में समान व्यवहार करने वाला होना चाहिए। स्वतंत्र विचारों वाला शिक्षक हमेशा अपनी बात को तर्क के आधार पर स्पष्ट करता है और प्रूफ के साथ में बताता है कि ये देखिए ये है आपके लिए अपडेट। जैसे बीएसटीसी की वीडियोज हम बनाते हैं आपकी हर एक अपडेट के साथ में, तो फिर उस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाया जाता है कि इस प्रूफ के आधार पर ये अपडेट आपके लिए आई है। तो वो आपको बातें ध्यान रखनी है कुछ। आगे देखिए, अगर कभी पूर्वाग्रह हो जाए तो भी परस्पर विचार विमर्श करके हमेशा के लिए
ग्लानि या पूर्वाग्रह को मिटा देना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों से कोई त्रुटि या अवांछित व्यवहार हो तो शिक्षक द्वारा समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षक का व्यक्तित्व छात्रों के समक्ष स्पष्ट एवं मधुर होता है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमने डिस्कस कर ली है 6 यूनिट और इसके बाद में नंबर आता है आपके अंतिम यूनिट, यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 का नाम है शिक्षक एवं अनुसंधान के बारे में बात करेंगे। ये यूनिट आपका 12 नंबर का है और 12 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस यूनिट पीडीएफ में मेंशन किया गया है, जिसे आप बहुत कम समय में अब पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अनुसंधान से आशय क्या है। अनुसंधान के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुसंधान या शोध उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है और जिसके विश्लेषण के द्वारा व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके लिए प्रश्न, जांच, गहन निरीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन और तत्परता युक्त स्वदेशी सामान्यकरण करने की प्रक्रियाएं सन्निहित होती है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्या का विशिष्टीकरण होना अनिवार्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण होता है। इस तरह से एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो। बट अगर परिभाषा पूछी जाती है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो फिर थोड़ी सी कुछ लाइनें और लिखनी होती है। इसलिए कुछ बिंदु आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। इसके बाद में आप बात करते हैं अनुसंधान के अंतर्गत प्राय 3 कार्य आते हैं। 3 कार्य कौन कौन से हैं देखिए। पहला कार्य है किसी नए सत्य की खोज करना। दूसरा कार्य है पुराने स्थापित सत्यों की पुनः खोज करके उनका सत्यापन करना। तीसरा कार्य है तत्वों में निहित नए संबंधों को स्पष्ट करना। इस तरह से 3 कार्य आपको ध्यान रखने हैं। और निष्कर्षतः अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास है जिसके फलस्वरूप प्रत्यय से संबंधित प्रवृत्तियों के पारस्परिक संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। अतः अनुसंधान नए प्रश्नों को जन्म देता है या पुराने प्रश्नों को पुनः निर्मित करता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और अनुसंधान के प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो पहला प्रकार है मूलभूत या शुद्ध अनुसंधान। दूसरा प्रकार है व्यवध अध्ययन अनुसंधान। तो 2 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। आइए अब इनके बारे में कुछ बिंदु जान लेते हैं, दोनों प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मूलभूत अनुसंधान के बारे में। इसमें देखिए, जिन अनुसंधानों के द्वारा वैज्ञानिक विषयों का प्रतिपादन हो वे सभी अनुसंधान इस वर्ग में आते हैं। शुद्ध अनुसंधान से अनुसंधानकर्ता खोजकर्ता पद्धतों को अपने निष्कर्षों से संबंधित करता है। इसमें तथ्यों के एकीकरण पर बल दिया जाता है, व्यवहारिक पक्ष पर नहीं। तथ्य अगर रहेंगे तभी बात बनेगी। इसके बाद में दूसरा है व्यवदत्त अध्ययन। इसमें देखिए, इस वर्ग में वे अनुसंधान आते हैं, वे खोज आती हैं जिनमें समस्याओं से संबंधित होते हैं, जिनका हल निकलना आवश्यक होता है। इसमें 3 बिंदु हैं। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान और तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान। इस तरह से आपको अनुसंधान के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं क्रिया अनुसंधान के बारे में। क्रिया अनुसंधान की परिभाषा के तौर पर देखिए, क्रिया अनुसंधान शब्द क्रिया और अनुसंधान शब्दों का योग है। इसका अर्थ क्या है? कार्य करते हुए अनुसंधान करना। जब शिक्षकगण अपनी शिक्षण प्रक्रिया, संस्था प्रधान अपनी संस्था के प्रशासनिक, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रवृत्तियों, शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा उपनिदेशक आदि पर्यवेक्षण और प्रशासन संबंधित कार्य स्थितियों में विविध तरीके से उपयुक्त परिवर्तन व संशोधन करने की दृष्टि से समस्याओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं, उनके निराकरण में प्रयोगात्मक उपाय खोजते हैं, इन उपायों को निरपेक्ष भाव से जांचते हैं, तो वो क्रिया अनुसंधान के अंतर्गत आता है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं क्रिया अनुसंधान के लक्षणों के बारे में। पहला बिंदु देखिए, क्रिया अनुसंधान शिक्षा के वास्तविक क्षेत्र में कार्य करते हुए करते हैं। दूसरा बिंदु है, इसमें निष्कर्ष की तात्कालिक प्रयुक्ति का ध्यान केंद्रित करता है, न कि किसी सिद्धांत पर। तीसरा लक्षण है, इसमें वास्तविक अनुभूत समस्या पर आग्रह करता है जो यहीं अभी और विशेष परिस्थिति में विद्यमान हो। चौथा लक्षण है, इसका उद्देश्य विद्यालय पद्धति में विज्ञान सम्मत सुधार लाना तथा सुधार लाने वालों का भी सुधार करना है। पांचवा लक्षण है, क्रिया अनुसंधान के लिए प्रजातांत्रिक वातावरण होना आवश्यक है, यह एक सहकारी प्रक्रिया है। ये कुछ बातें आपको लक्षणों के अंतर्गत ध्यान रखनी है, क्रिया अनुसंधान के लक्षण। इसके बाद में बात करते हैं क्रिया अनुसंधान का महत्व। क्रिया अनुसंधान का महत्व प्रतिपादित करने वाला पहला और उल्लेखनीय घटक है हमारे देश की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। इससे शिक्षा के सार्वजनिकरण का महत्व बढ़ा और शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए विद्यालयों का व्यापक स्तर पर संचालन हुआ। क्रिया अनुसंधान वह प्रभावी प्रक्रिया है जिससे विद्यालयों की प्रवृत्तियों में विज्ञान सम्मत सुधार लाना तथा स्थानीय समस्याओं का तात्कालिक समाधान ढूंढना संभव होता है। क्रिया अनुसंधान के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों को अपनी समस्याएं विज्ञान सम्मत तरीके से हल करने की दृष्टि से अनुसंधान कार्य से जोड़ा जा सकता है। क्रिया अनुसंधान के माध्यम से यह कार्य बड़ी कुशलता से व सरलता से हो सकता है। किसी समस्या को विश्लेषित करने तथा उसका समाधान करने का कार्य वे व्यक्ति ही भलीभांति कर सकते हैं जो स्वयं उस समस्या में जी रहे हों, जिन्हें स्वयं चूही की चुभन महसूस होती हो। यानी कि अगर मान लो मैंने BSTC पास कर रखी है
तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह के बीएसटीसी के क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैंने मान लो बीएसटीसी का सिलेबस उठाकर ही नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर मैं आपको नहीं बता सकता। पर मैंने बीएसटीसी कर रखी है तो मुझे पता है कि किस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तभी हम इन पर बात कर रहे हैं, तभी हमारे चैनल पर लगातार इनसे रिलेटेड वीडियोज़ आ रहे हैं। इसके बाद में देखिए, क्रियानुसंधान की प्रक्रिया से शिक्षक, पर्यवेक्षक, प्रशासक आदि जो स्वयं समस्या में जीते हैं उनका विज्ञान सम्मत समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से आपको बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्रियानुसंधान की कार्य पद्धति के सोपानों के बारे में। किसी स्थिति, प्रक्रिया और परिवर्तन का तथ्यात्मक प्रमाणों के आधार पर विज्ञान सम्मत विशद अध्ययन अथवा समस्या का समाधान अनुसंधान द्वारा किया जाता है तथा अनुसंधान के संपादन में वैज्ञानिक विधि काम में लाई जाती है। इसके सोपान कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला सोपान है समस्या की पहचान करेंगे, दूसरा सोपान है समस्या का विशिष्टीकरण करेंगे, तीसरा सोपान है समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे और चौथा सोपान है क्रियात्मक प्राकल्पना का निर्माण करेंगे और पांचवा सोपान है क्रियात्मक प्राकल्पना के परीक्षण हेतु कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद में छठा सोपान है क्रियात्मक प्राकल्पना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेंगे कि सही बनी है या नहीं बनी, उसके ऊपर धारणा बनाएंगे। सातवां सोपान है यदि पहले क्रियात्मक प्रकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है तो दूसरी क्रियात्मक प्रकल्पना का परीक्षण करेंगे। और फिर आठवां सोपान है प्रतिवेदन लेखन करेंगे कि काम सही हुआ या नहीं हुआ, वो सब कुछ। इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। अब हम दोस्तों बात करते हैं निम्न विधियों के बारे में, जिनमें पहली विधि है वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें देखिए, प्राचीन काल में बहुत सी बातें केवल इसलिए मान ली जाती थी कि वे किसी व्यक्ति विशेष अथवा धर्म विशेष द्वारा प्रतिपादित थी, परंतु आज विज्ञान ऐसा समूह है जो उन बातों पर निर्भर करता है जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान सभी व्यक्तियों को उनकी आंख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सकता है। आज हम किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज हमें किसी भी बात को मानने के लिए उसके लिए प्रूफ चाहिए उसके प्रति। यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं आगे, वैज्ञानिक खोज की नई प्रणाली केवल प्रत्यक्ष तथ्यों पर निर्भर करती है, जिसमें धारणाओं की पुष्टि प्रत्यक्ष तथ्यों से होती है। शिक्षक के इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तत्वों की अगर प्रश्न आता है तो इसमें पहला तत्व है जिज्ञासा, दूसरा है अंधविश्वासों से मुक्ति, तीसरा है उदार मनोवृत्ति, चौथा है समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन, पांचवा है धैर्य, छठा है ईमानदारी और सातवां है सत्य के प्रति आस्था। इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तत्व आपको ध्यान रखने हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं अगला बिंदु, सांख्यिकी। सांख्यिकी में देखिए, आंकड़े के रूप में संख्यात्मक विवरणों के वे तथ्य हैं जिनका विश्लेषण व निर्वचन किया जाता है, और सांख्यिकी विज्ञान के रूप में वह विषय है जिसके अंतर्गत किसी अनुसंधान क्षेत्र में संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के सिद्धांतों तथा विषयों का अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है दोस्तों इस यूनिट में से, पर आता कम ही बार है, तो थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का उसके बारे में देख लेना है। अगर प्रश्न आ जाता है तो फिर उसमें आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि में देखिए, इस विधि का उपयोग सामान्यतः आंकड़ों की संख्या कम होने पर किया जाता है। इसमें प्राप्त आंकड़ों का योग करके उनमें कुल पदों की संख्या का भाग देकर के समांतर माध्य की गणना करते हैं। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख लीजिए। कैपिटल एम बराबर सिग्मा स्मॉल एम बटा एन, ये फॉर्मूला है। और इसका उदाहरण देकर के हम समझते हैं कि प्रश्न अगर आता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। प्रश्न है, 10 विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक 25, 25, 28, 27, 25, 18, 20, 30, 12 तथा 22 हैं। इस तरह से अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अंकों का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। समांतर माध्य का प्रश्न आता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 10 विद्यार्थी हैं वो n के बराबर हैं। n मतलब कि 10, n बराबर 10 हो गया। और साथ में सिग्मा m का मतलब है कि जो 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आए हैं उन सबको जोड़ करके एक पर्टिकुलर नंबर, वो हो गया सिग्मा स्मॉल m। और इनको दोनों को भाग देना है, डिवाइड करके आंसर निकाल देना है। इस तरह से सारे अंकों को जोड़ने के बाद में 230 आते हैं और बटा में 10 है ही n का मान। और इस तरह से सोल्व करेंगे तो 23 m बराबर यहाँ पर आ जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 23 है। इस तरह से इसका उत्तर आपको निकालना है, m बराबर सिग्मा m बटे n, फॉर्मूले से समांतर माध्य। आगे हम बात करते हैं समांतर माध्य से जुड़े और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या है, प्रत्यक्ष विधि से आपको क्या देखना है, बारंबारता बंटन सारणी आधारित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना प्रत्यक्ष विधि द्वारा किस प्रकार से की जाती है, प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, एक असतत श्रेणी में पदों के मूल्यों को उनकी अपनी अपनी बारंबारता से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को जोड़ दिया जाता है। प्राप्त योग में पदों की संख्या से भाग दिया जाता है। यह संख्या बारंबारता के योग के बराबर होती है। प्राप्त भागफल समांतर माध्य होता है। इस तरह से शब्दों में हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इसको फॉर्मूला के आधार पर किस तरह से किया जाएगा। तो सूत्र क्या है, यदि बारंबारता f1, f2, f3 और जितने हमारे पास अंक हैं उनको जोड़ते हुए fn तक अनंत तक जा सकती है, पर कितने हमारे पास अंक है उस हिसाब से करेंगे। और आदि क्रमशः चरों m1, m2, m3 डॉट 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 mn तक जाएंगे और आदि के लिए प्रयुक्त किए जाएं तो फिर m1 बराबर क्या होगा, m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3
मतलब कि बारंबारता को और जो चर हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ेंगे और भाग दे देंगे n का, जो कि पदों की संख्या यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद में इसका आंसर आ जाएगा m बराबर सिग्मा एफ बटे एन, इंटू में आ जाएगा एम एफ बटे एफ, और समांतर माध्य या m बराबर सिग्मा एम एफ बटे सिग्मा एफ। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ सकता है, सारणी देकर के प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न क्या है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंकों को निम्नांकित सारणी में दिया गया है। नीचे सारणी दी गई है और प्राप्त अंकों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्राप्तांक के वर्ग दे रखे हैं, अंतराल दे रखा है जैसे 11 से 13 के बीच में। उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3 विद्यार्थी हैं, और 13 से 15 के बीच में 4 विद्यार्थी हैं, 15 से 17 के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, 17 से 19 के बीच में 6 विद्यार्थी हैं, और 19 से 21 के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, और 21 से 23 के बीच में 4 विद्यार्थी हैं, 23 से 25 के बीच में 3 विद्यार्थी हैं। इस तरह से ये प्रश्न है और हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए प्राप्तांक के वर्ग दे रखा है आपको और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। आपको निकालना है प्राप्तांक वर्ग के मध्य स्थान यानी कि m निकालना है। अंतराल जो प्राप्तांक का वर्ग दे रखा है उसमें 11-13 दे रखा है, 11-13 के बीच में 12 है, ये लिखना है आपको। 13-15 के बीच में 14 है। इस तरह से एक सारणी बना लेनी है मध्य स्थान की m की। और यहाँ पर क्या करना है, अगला आपको सारणी बनानी है, एक प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या का गुणनफल करना है। mf हमें निकालना है। f क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, और m है जो हमने अंतराल निकाला था वो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, 4 को 14 से करेंगे 56, 5 को 16 से करेंगे 80। इस तरह से सारणी कंप्लीट कर देंगे। और जो सिग्मा एम एफ हमारे सामने आया है, एम एफ को जोड़ देंगे, 540 आ गया। और बच्चों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या 30 है। दोनों को भाग करेंगे, भाग करने के बाद में 540 बटे 30 होगा और बराबर 18 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से संबंधित एक प्रश्न आप और देख लीजिए, जिसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंकों की सारणी दी गई है और प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। सेम इसी तरह से आपको सोल्व करना है, जिसमें प्राप्तांकों का वर्ग दे रखा है 1 से 3 अंक के बीच में, और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है इस अंतराल में 3। 3 से 5 के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, 5 से 7 के बीच में 4 विद्यार्थी हैं, 7 से 9 के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, 9 से 11 के बीच में 3 विद्यार्थी हैं, और 11 से 13 के बीच में 1 विद्यार्थी है। इस तरह से ये हमारा प्रश्न है और हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमें अभी प्रश्न सोल्व किया उसी हिसाब से क्या करना होगा, प्राप्तांक वर्ग के मध्य स्थान आपको निकालना है। प्राप्तांक वर्ग क्या है, 1 3, 1 3 के बीच में 2, 3 से 5, 5 के बीच में 4, और 5 से 7 इसके बीच में 6, 7 से 9 इसके बीच में 8, 9 से 11 इसके बीच में 10, 11 से 13 इसके बीच में 12। ये हमारा क्या हो गया, m आ गया। और m है और f क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। m और f को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे एक सारणी। तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 6 24, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 10 30, 1 इंटू 12 12। इस तरह से हमारे पास mf आ गया। अब mf को जोड़ देंगे सारा, 96 आ गया। और विद्यार्थियों की संख्या है हमारे पास 15। अब क्या करेंगे, 96 बटे 15 करेंगे और 6.4 उत्तर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखी है, n बराबर 30 नहीं है, यहाँ पर 15 आप काउंट कर लेंगे। इस 7वें यूनिट में ये कुछ गणित के टॉपिक्स भी हैं, माध्य समांतर माध्य याद करने का। इस फॉर्मूले को आप याद रखना और इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। आई होप आपने ठीक तरीके से इसको समझ लिया है। और यहाँ पर आते आते देखिए हमने कंप्लीट आपका सेकंड पेपर का सिलेबस कवर कर लिया है। महत्वपूर्ण बिंदु सभी यूनिट के डिस्कस कर लिए हैं, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है वो सब कुछ डिस्कस कर लिया है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो एक बार देखने के बाद में आपको अधिकांश टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। फिर आपको क्या करना है, अब इस वीडियो को दोबारा देखना है, फिर टाइम बचता है तो तीसरी बार देख लेना है। क्या करना है, 2x स्पीड पे देखना है, स्पीड बढ़ा के देखना है। जो यूनिट आपका कवर हो गया है उसको स्किप कर देना है। स्किप करने के लिए आप वीडियो को टाइटल पे क्लिक करेंगे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यूनिट वाइज अलग अलग मेंशन कर दिए हैं चैप्टर्स को, वहाँ से आप यूनिट भी स्विच कर पाएंगे। अगर आपको मान लो फर्स्ट यूनिट की तैयारी अच्छी हो रखी है, आपको सीधा सेकंड यूनिट पे जाना है तो सेकंड यूनिट पे आप स्विच कर पाएंगे। थर्ड यूनिट की करनी है, थर्ड यूनिट पे जा सकते हो, फोर्थ यूनिट पे। इस तरह से अलग अलग यूनिट भी आप स्विच कर पाओगे आसानी से। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपकी एग्जाम तैयारी में बहुत हेल्प रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपकी एग्जाम तैयारी में थोड़ी भी हेल्प अगर इस वीडियो से होती है, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट इस वीडियो से होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।